दो नकात हैं आपकी तवज्जो के लिए। एक तो ये कि असलन ज़ाहिर है ये उर्दू के आदमी हैं, बीए, एमए उर्दू से किया इन्होंने, और उसके बावजूद अपने खुद मुताले से अंग्रेजी में ऐसा दर्क व कमाल हासिल किया कि माशाल्लाह जितने मौक़िर अंग्रेजी रोज़नामे हैं, चाहे वो हिंदू हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या गार्जियन हो, उसमें इनके मुस्तकिल मज़ामीन अदबी और सक़ाफ़ती मामलात के बारे में इनके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। और कई किताबें उनकी, वो किताबें भी यानी कि खुद ही लिखी, खुद ही छाप दी, खुद ही खुश हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पेंगुइन, इन ये जो मारूफ तरीन गैर मुस्लिम निशाती इदारे हैं, उन्होंने उनकी किताबें शाये की हैं। तो ये रोशन मिसाल आप सबके लिए है उर्दू के ज़ू लिसानी। कोई अंग्रेजी इसमें मरूबियत का पहलू नहीं है, लेकिन ज़ू लिसानी सलाहियत जो है वो बड़ी मुफीद कारामद होती है, और जिसकी मिसाल शाफ़िज़ साहब की तनकीद में भी मिलती है। दूसरा पहलू इनका ये है खुशगवार कि आपको अंदाज़ा है कि ये इनका ताल्लुक जो है बाज़ाब्ता शोबा शोबा तरसील अम्मा से है, सहाफ़त से है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से है, लेकिन अमलन जो है ये उर्दू के आदमी हैं और तमाम तर मसरूफियात इनकी उस शोबे से भी पूरा इंसाफ करते हैं, उस मौजू पे भी इनकी तसानीफ हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उर्दू अदब की, उर्दू तहकीक की, उर्दू तनकीद की। और एक और इनका आखिरी बस मैं नुक्ता पेश कर दूं, वो सरसियत के सिलसिले में इनका शुमार सरसियत के माहिरीन में होता है। और असल में जो काबिल तवज्जो पहलू वो ये है कि सरसियत पे अब तक काम हुआ है, लेकिन ये कमाल या इम्तियाज इनको प्रोफेसर शाफिक रिजवाई को हासिल है, जिन्होंने जो उनके असल माखज जो है, जो नजरों से ओझल थे, वो उन पे पूरी तवज्जो की और उससे नकात बरामद किए। तो उससे बहुत सी गलतफहमियां भी दूर हुई, बहुत सी नई तहकीकात भी सामने आई। तो ये दो तीन पहलू प्रोफेसर शाफिक रिजवाई साहब के सिलसिले में आपकी तवज्जो के लिए हैं, वो आपके लिए इंशाल्लाह मशअल राह होंगे। चलें, अब मैं उसमें मुखिल नहीं होना चाहता। अब आप प्रोफेसर शाफिक रिजवाई आपसे खिताब करें। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत सर अब्दुल रहीम रिजवाई साहब ने तो हज़मामूल हुस्न ज़न से काम लिया और मेरे बारे में बहुत ऐसे ख्यालात का इजहार किया और ऐसी बातें कही जिनका ताल्लुक बहुत बड़ा इनाम हो। मुझसे हुक्म दिया गया था पहले लेक्चर में, जैसा कि आपने सरसियत से मुताल्लिक़ मैंने गुफ्तगू की थी, और दूसरे सिलसिले में, दूसरे लेक्चर के सिलसिले में जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि मैं हाली के बारे में कुछ बात करूंगा। उनकी जो अदबी और इल्मी कमालात हैं उन सबसे आप लोग खूब वाकिफ हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को मरकूज करूंगा उनके जो नस्री कारनामे हैं। नस्री कारनामों में भी जो उनकी 3 बायोग्राफीज जो उन्होंने लिखी मुख्तलिफ लोगों की, उसके बारे में कुछ आप लोगों से अर्ज करूंगा। वो दायरे मुकदमा शेर व शायरी आप लोगों के सबके मुताले में रही है। उसके उर्दू तनकीद की पहली किताब है, उर्दू तनकीद का खिश्त अव्वल है। उर्दू तनकीद में जो कुछ भी प्रोग्रेस हुई और उसकी तमाम राहें वहीं से निकलती हैं। आब हयात में भी कुछ तनकीदी आपको आराम मिलती हैं, उससे पहले तस्करे में, लेकिन तनकीद बहसियत सिंध जो राइज हुई है वो हाली की मुकदमे शेर व शायरी की इशाअत से हुई, जिन्होंने न सिर्फ नई तरह की शायरी की को असेस किया, राइज करने की कोशिश की, बल्कि जो हमारा पुराना जो कदीम सरमाया था उस पर भी नज़र डाली और उसमें बहुत सी चीज़ों का इजहार किया। कसायद के सिलसिले में जो मनफी राय का इजहार किया, गज़लों के सिलसिले में, मौज़ूआत की सतह पर और उसलूब की सतह पर कैसे फारसी शोरा का हम लोगों ने उर्दू शायरों ने ततब्बो किया है, क्लासिकी शायरी की शेरियात क्या है, नौ क्लासिकी शायरी क्या है। फिर उन्होंने मिल्टन के हवाले से कुछ नई शेरियात का भी जिक्र किया। फिर शमसुररहमान फारूकी ने भी अपनी किताब में खासी तफसील से लिखा है हाली को खराज अकीदत पेश करते हुए। फिर सबसे ज़्यादा जो हाली पे काम हुआ है, सभी लोगों ने, जो भी जिसने भी उर्दू तनकीद पे
کچھ لکھا ہے وہ حالیب کا ضرور انہوں نے ذکر کیا اور حالیب سے استفادہ کیا ہے. حالیب مقدمہ اور ہم آپ لوگوں نے شاید کتاب پڑھی ہوگی وارث جی سر، جی وارث علوی جی. وارث علوی نے بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ حالی کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کس طرح سے وہ اپنی ذہن سازی کی. اس سے پہلے حالی یعنی ترقی پسند تحریک کے بعد جو ایک رد عمل کے طور پہ جب بہت سے لوگوں نے ترقی پسند سے تحریک سے انحراف کیا، اس میں سب سے اہم نام محمد حسن عسکری کا ہے. تو انہوں نے حالی کا بہت جگہ جگہ، حالی نے جو حکمت عملی بنائی قدیم سرمایہ کو جیسے رد کیا، اور جو پورا ورلڈ ویو تھا، مطلب شاعری جو ہوتی کسی ورلڈ ویو کو ظاہر کرتی ہے، تو ورلڈ ویو کو جس طرح سے حالی نے جس طرح سے مشرقی شعریات کے حوالے سے جس طرح سے اس کو ایک تخفیف کی تھی، اس کے بارے میں بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا محمد حسن عسکری نے. حالی کے بارے میں حالی و پیروی مغربی ان کا ایک مضمون ہے. اس کے علاوہ حالی کا انہوں نے جگہ جگہ ذکر کیا، اور سلیم احمد ان کے اتباع میں سلیم احمد تھے، حالی مفلر اور ہم ان کا مضمون ہے. تو انہوں نے حالی کو کی بہت طرح طرح کی حالی پہ اعتراضات کیے گئے، ان کی شاعری کے سلسلے میں، ان کی تنقید کے سلسلے میں، مشرقی شعریات کو کیسے وہ سمجھتے تھے، اس پہ بہت سے اعتراضات کیے گئے. حالی کا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وہ کلاسیکی سرمایہ سے پوری طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے جو نئی دنیا آپ کے سامنے آ رہی تھی اس کے کیا تقاضے ہیں، کیسے موضوعات ہونا چاہیے، کس طرح سے چیزوں کو سمجھا جائے، موضوعاتی شاعری کیا ہوتی ہے، جو مظاہر فطرت ہے ان پہ کس طرح کی شاعری کی جائے گی، اس کے بارے میں انہوں نے ایک نئے ایک افادی نقطہ نظر ضرور تھا، یوٹیلیٹی کا ایک نقطہ نظر تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا، جس پہ حالی کو متون بھی بہت کیا گیا. حالی مقدمہ اور ہم، حالی ڈفالی، حالی و پیروی مغربی. اور وہ عسکری صاحب نے لکھا کہ حالی مغربی کی پیروی کو ایسی سمجھتے تھے کہ آپ بس مفلر ڈالا اور نکل گئے پیروی مغربی کرنے کا. تو اس طرح کا تضحیق کا بھی ان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حالی نے ہمارے عقائد کو اور ہمارے کلاسیکی تصورات کو بہت بری طرح سے زر پہنچائی، اور ہمارا جو پورا مشرق کا تصور تھا ادب کے بارے میں، تصور زیست تھا جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، اس کو بالکل ایک نئے طرح سے دیکھا، اور ایک نئی طرح سے انہوں نے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. جہاں مغرب کی جو چیزیں اچھی، چونکہ مسٹر ورڈسورتھ کی ٹرین اچھی تو ان کی شاعری بھی اچھی. یہ کئی محمد حسن عسکری نے لکھا ہے کہ مغرب سے بہت معروف تھے، سادگی، اصلیت، جوش کو شاعری کی بنیاد سمجھتے تھے. ملٹن کے حوالے سے کتنا انہوں نے ملٹن کو پڑھا تھا، کتنا اس کا استفادہ کیا تھا، اس پہ ایک طویل سلسلہ ہے، اس میں ظاہر ہے اس کا زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. میں تو آپ کو صرف ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ حالی نے اردو تنقید کو بہتر صنف کے، تنقید صرف رائے زنی نہیں ہوتی بلکہ تنقید بہت سے مسائل کی طرف غور کرتی، موضوعات کی سطح پہ، اسلوب کی سطح پہ، اور زبان و بیان کے سلسلے میں. اس کے علاوہ اس کے جو نقطہ نظر ہے، ورلڈ ویو کیا ہوگا آپ کا. کوئی بھی شاعری ہوتی ہے تو کسی ورلڈ ویو کو ضرور ریفلیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے جو شاعر ہو، خراب سے خراب شاعر ہو، تو اس کا بھی کہیں نہ کوئی ورلڈ ویو ہے. حالی نے ان تمام چیزوں پر بہت تفصیل سے غور کیا اور اس پہ مضامین لکھے. حالی کا دیکھیں جو یہ تو ظاہر تنقید کو ان کو بنیادی عطا ہے، اور ان کی یہ مقدمہ شعر و شاعری ابھی بھی، یعنی آپ کوئی بھی تنقید کی کتاب لکھی جاتی تو اس میں حالی کی بازگشت ضرور سنائی دیتی. ترقی پسند تحریک نے جس طرح سے وقت کے ادب کے افادی تصور کو فروغ دیا، اس کے ڈانڈے ضرور حالی سے. اور پھر جو انجمن پنجاب کی جو تحریک تھی موضوعاتی مشاعرے کی، جس میں محمد حسین آزاد اور کرنل ہال رائٹ، سب لوگوں سے آپ واقف ہوں گے، ان لوگوں نے شروع کی تھی، اس میں سر سید کی بھی سرپرستی حاصل تھی. تو یہ تو حالی کی ایک یہ تنقید میں حالی نے مطلب پہلی بار اردو میں تذکرے کی جو تنقید ہوتی تھی اس میں ظاہر ایک تاثرات کا اظہار کیا جاتا تھا، بلکہ حالی نے پہلی بار مقدمے میں خاص طور سے انہوں نے بہت سے شعراء کا موازنہ بھی کیا ہے، ان کی اسلوبی خصائص بیان کیے ہیں، اور بنیادی کوسچنز بنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کسی سوچتے ہوئے آدمی کی تحریر ہے کہ وہ ادب سے کیا مراد ہے، ادب کی ماہیت کیا ہے، غزل کی صنفی خصوصیات کیا ہے، قصائد کے بارے میں ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بحیثیت صنف کے اس کو غور کرنا سکھایا کہ ہر صنف کیسے الگ ہوتی ہے، کیسے اس سے مختلف ہوتی ہے، اور صنفی ترجیحات کیا ہوتی ہے، ایک صنف دوسرے صنف سے کیسے مختلف ہوتی ہے، اور کوئی صنف کیسے وجود میں آتی. تو اس پوری مباحث ہے، بہت مشہور کتاب ہے، آپ لوگوں نے سب کی نظر سے گزری ہوگی، اس کے بہت سے ایڈیشن بھی چھپے. لیکن مجھے جو لگتا ہے جو حالی کی آج جو معنویت ہے یہ تنقید کے حوالے سے تو ہی ہے،
फिर उनकी जो शायरी उस पर भी मैं कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मुझे लगता है हाल ही से जो हमें आज जो सबक लेने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि जो उनकी बायोग्राफीज़ हैं, जिन्होंने 3 बायोग्राफीज़ लिखी हैं, तनकीदी भी हैं, तासुराती भी हैं, और आज के दौर में आप देखें, हम लोग जब किसी के बारे में मजमून लिखते हैं, आप सब मेरी बात की तायीद करेंगे, या कोई किताब किसी के बारे में लिखते हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि हम अपने बारे में लिखते हैं कि फला शम्सुर रहमान फारूकी से मेरे ताल्लुकात, शम्सुर रहमान बहुत बड़े नक्काद थे, बहुत बड़े ज़ाहिर है मुदीर भी थे, शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे। ये उनकी सारी अजमत का जिक्र करने के साथ साथ अपने हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा कि मेरे मज़ामीन वो बहुत शपून में छापते थे, या मेरे बारे में उन्होंने ये लिखा और मुझसे बड़ी शफकत करते थे। गोपी चंद नारंग के बारे में ज़ाहिर मेरा उनसे ताल्लुक़ है, मैं उनके बारे में लिखूंगा। तो मैं यही सब बातें इस तरह की चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, बायोग्राफी में भी और मज़ामीन में भी। उर्दू में देखिए, जितने मज़ामीन आपने देखा होगा, जो लोग जिन लोगों का इंतकाल होता है, तो जो मजमून छपते हैं वो दरमदा खुद होते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप अपने बारे में आप हाल ही के बारे में पढ़ रहे हैं, या जिस शख्स का इंतकाल हुआ उसके बारे में लिख रहे हैं, या अपनी दरमदा खुद है, अपने फजाइल और तमन्नाई फजाइल का बयान होता है। मैं ये क्यों ये बात कह रहा हूँ, ये आज के दौर में जितने मज़ामीन, शायद एक साथ एक्सेप्शन हो, जो वो एक्सेप्शन जो मुझे नजर आता है, वो नजर आता है जावेद सिद्दीकी साहब के खाकों में। उनके खाके पता नहीं आप लोग नजर से गुजरे कि नहीं गुजरे, उनकी 3 किताबें शाये हुई हैं, लेकिन जो शख्सी ताल्लुक होता है वो आपकी हकीकत की राह में हिजाब बनता है कि नहीं बनता है, ये जावेद सिद्दीकी ने हमारे हैत में दिखाया। उर्दू की जो रवायत थी, आप भी थी, ये बायोग्राफी लिखने की, उसमें यही रास्ता बिल्कुल हाली का था। हाली का देखिए सरफीर से बहुत गहरा ताल्लुक था, शिबली गालिब सूद का बहुत गहरा ताल्लुक था। हयात जावेद अगर आप पढ़ते चले जाइए, 1000 सफ़े की किताब है, शायद ही कोई शख्सी हवाला हो हाली ने कोई शख्सी की मुझसे कहा, उन्होंने ये कहा और मैं उनसे इतना करीब था और मुझसे कहा मेरी बायोग्राफी लिखो, या अलीगढ़ तहरीक में मेरा क्या रद्द-ए-अमल था, ये क्या चीज़ है, यानी हमारी रवायत क्या थी। यही हाल गालिब के साथ है। गालिब यादगार गालिब, गालिब से बड़ा उनका ताल्लुक था। 50 बरस ज़ाहिर गालिब दिल्ली में रहे और हाली का वहाँ पे बहुत साथ रहा उनका, लेकिन कोई मुझे नहीं याद पड़ता, एक आध जगह जरूर उसमें जरूर है शख्सी हवाले, लेकिन कोई शख्सी हवाले नहीं है। यानी जब आप बायोग्राफी लिख रहे हैं या किसी में मजमून लिख रहे हैं, तो इसका लिहाज रखना चाहिए कि आप हीरो ना बन जाए दूसरों की जगह। फारूकी साहब इसलिए अजीम है कि मुझे छापते थे, मेरे मजमून की तारीफ की, मेरे सेमिनार में सुना, वो कहा आपने क्या मजमून पढ़ा है, मैं इसी का जिक्र करूंगा कि फला जगह से। तो मेरा सिर्फ ये आप लोगों के तवज्जो इसकी तरफ दिलाना है कि देखिए हमारी रवायत क्या थी बायोग्राफी लिखने की, अपने बारे में कम से कम गुफ्तगू करने की। वो कैसी रवायत, बिल्कुल अभी आपने किसी का भी इंतकाल हो, आप किसी रिसाले में मजमून पढ़िए, उसमें ज्यादातर हिस्सा दरमदा खुद का होता है। तो मुझे लगता है यहाँ हाली को याद करना और हाली की तहरीरों से इस्तिफादा करना बहुत जरूरी है। तो पहली जो उनकी किताब है इस सिलसिले में, जिसमें मेरा भी इत्तेफाक से थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी पढ़ा है, वो हयात जावेद है। हयात जावेद 1901 में शाये हुई। हयात जावेद में उन्होंने शख्सियत के सिलसिले में बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। उनका पहला दो हिस्सों में 1100 सफ़े की किताब है, 1050 की। अभी वो जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई साहब, मुझे साहित्य अभी सरतीद एकेडमी की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो मैंने कोशिश ये की है कि ये हाली ने बहुत से हवाशी हैं उसमें, बहुत सी जगह उसमें तालिकात नहीं है, हवाशी नहीं है, मिल्टन का मान लिया जिक्र है, या किसी मगरबी मुसन्निफ का जिक्र है, या जाहिज का जिक्र है। अब ये कौन लोग हैं, जाहिर उस जमाने में ये रवाज नहीं था। तो हमारा जो नया एडिशन अभी शाये हुआ है, अभी हम लोगों ने 17 अक्टूबर को का इफ्तिताह भी किया, उसमें कोशिश ये की कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल्ली एनोटेटेड एडिशन है, यानी उसमें जो हाली ने जो जिन चीज़ों का जिक्र किया उनका पूरा तफसीली ताल्लुक है, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। तो ये मैं तो हयात जावेद का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने शख्सियत के सिलसिले में बहुत से मुसल्लमात का जिक्र किया, बहुत सी बातों का जिक्र किया, उनकी जो तसानीफ है उनका भी जिक्र किया, उनकी जो समाजी इस्लाही खिदमात हैं, मजहबी खिदमात हैं। मजहबी खिदमात के मैं अभी अर्ज करता हूँ कुछ दो चार बातें हाली के सिलसिले में। हाली की ज़ाहिर है मैं उनका मेरे कायल होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाली ने जो कारनामा अंजाम दिया उससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता, और सतय्यद फहमी की तमाम राहें हयात जावेद से निकलती हैं। लेकिन हयात जावेद का देखिए सबसे जो अहम बात है, मैं ज़ाहिर आप लोगों की शायद हो सकता है नज़र में हो, बहुत से लोगों की नज़र में नहीं है, कि सरजीद ने जो रिसाला लिखा था
اسباب बगावत हिंद, ये पहली बार ज़ाहिर 1858 में छपा. उसका एक ही शुमारा, एक ही किताब है जो मतलब एक ही बार वो एडिशन छपा था, उसके बाद वो छपा नहीं. और हाल ही ने जो अपनी किताब 1901 में सर सैयद के इंतकाल के बाद जब शाये की, तो उसमें बतौर ज़मीमे के, आपने अगर हयात जावेद पढ़ी होगी, आप सब लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, तो उसमें आखिर में 4 ज़मीमे हैं. उसमें सर सैयद के ख्वाब का जिक्र है, तसानीफ अहमदिया का जिक्र है, सर सैयद का हिजरा है, और ये किताब है. अब देखिए, किताब में ज़रा सा मुझे लगता है हाली ने अगर उसकी सराहत कर देते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता. हम लोग सब सर सैयद की किताब का नाम कहते हैं रिसाला असबाब बगावत हिंद, है ना. मामला ये है कि जब सर सैयद का ये पहला एडिशन छपा सर सैयद की जिंदगी में, वो लाइब्रेरी में मौजूद है. उसका आपसी एडिशन भी है. वो शाइस्ता बेजार ने जो किताबें सर सैयद की तसानीफ की फहरिस्त शाये की है, अक्स के साथ उसमें उसका जिक्र है. तो ये किताब जब छपी तो उसका नाम था रिसाला सरकशी हिंद का जवाब मजमून. क्या नाम था? रिसाला सरकशी हिंद का जवाब मजमून. हाली ने लिखा कि बताओ, ये किताब चूंकि अब लोगों के हाफजे में नहीं है, तो मैं इसको बतौर ज़मीने के उसमें शाये कर रहा हूँ अपनी किताब के साथ 1901 में. हाली ने अंग्रेजी में जो उसका नाम था, अंग्रेजी में कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, वो उसको शामिल कर दिया. तो हम लोग ये समझते हैं कि किताब का नाम है असबाब बगावत हिंद, जबकि सर सैयद ने नाम इसका रिसाला सरकशी हिंद का जवाब मजमून लिखा था. हरचंद की इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो है थोड़ा सा फर्क. हाली सर सैयद इस पूरे मामले को, यानी जो 1857 का जो हमारी पहली नाकाम जंग आज़ादी थी, उस पर उनके सर सैयद पहले आदमी जिन्होंने उस पर 4 टेक्स्ट लिखे हैं. मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज किया था, उन्होंने एक तो रिसाला खैरख्वान मुसलमान हिंद निकाला 1860 में, किताब के शक्ल में भी ले सकते हैं, लेकिन उसको 3, मुझे लगता है कि वो रिसाला है. रिसाला तो किताब को भी कहते हैं, लेकिन 1860 में के बाद उसके 6 महीने में 3 शुमारे शाये हुए. उसका उन्वान यही था, रिसाला खैरख्वान मुसलमान हिंद. किताब होती तो शायद उन्वान बदलता. खैर, ये एक डिबेटेबल बात है. तो एक तो वो, उसमें उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने साथ दिया है अंग्रेजों का, मुसलमानों का, और फिर जिहाद के मसले पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ट्रीटी हुई थी अंग्रेजों की, वो क्रिश्चियंस की, उसका जिक्र किया है. और फिर एक उन्होंने ज़ाहिर ये सरकशी बिजनौर, है ना. अब बिजनौर में सर सैयद तैनात थे जब पूरा वाकया पेश आया, उसका उन्होंने बहुत तफसील से किताब लिखी. और एक किताब ये है जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, रिसाला असबाब बगावत हिंद. और एक उन्होंने इंग्लिश इंडियन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे लॉर्ड के, उनके नाम एक 5 सफ़े का खत है, बहुत तवील खत है, उसमें भी असबाब उन्होंने बयान किए. सर सैयद इस पूरी सूरत हाल को सरकशी से ताबीर करते थे कि ज़ाहिर है वो कहते थे कि ये नॉर्थ इंडिया में झांसी तक पूरा मामला था, साउथ में या पूरे पैन इंडिया ये नहीं थी बगावत. और इसमें ज़ाहिर है ये नॉर्थ इंडिया के लोग थे, उसको वो अंग्रेजों की ज़ाहिर हुकूमत कायम हो गई थी, तो उसको सरकशी से ताबीर करते थे कि वो एक हुकुम उदूली की. और बगावत का तो मतलब होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर, उसको आप बगावत कहेंगे. तो हाली ने इसका नाम रखा असबाब बगावत हिंद, और जबकि नाम अंग्रेजी नाम वही है, और सर सैयद ने बगावत के असबाब भी बयान किए. खैर, और दूसरी बात जो मुझे लगता है इस किताब में है कि जो सर सैयद की जो दिलसोजी थी और सर सैयद का जो मिल्लत से दर्द था, उसका जिस तरह से उन्होंने बहुत तफसील से जिक्र किया है, एक ऐसा नक्श कायम किया कि बहुत से उन्होंने वाक़यात लिखे कि मोहसिन मुल्क के हवाले से लिखा कि मोहसिन मुल्क एक बार उनके साथ रुके हुए थे, तो उन्होंने देखा कि रात में सर सैयद उठे, उज़ार कतार हो रहे हैं. तो सर सैयद से उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं देख रहा हूँ मुझे रातों को नींद नहीं आती कि मेरी कौम किस जवाल की तरफ जा रही, किस क़ारे मुज़ल्लत में पड़ी हुई है, और मैं उसकी कोशिश. इस तरह के बहुत से उन्होंने वाक़यात सर सैयद के फर्स्ट हैंड बयान किए हैं. फिर उनकी जो वायसराय काउंसिल में जो उनकी तकारीर हुई थी, सर सैयद के तसनीफ़ी कारनामे क्या है, सर सैयद का हयात जावेद पे सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी ने बहुत तवील तबसरा लिखा था. जब 1901 में किताब छपी, उसके फौरन बाद 1902 में बहुत तवील तबसरा उसमें उन्होंने हाल ही के ये लिखा कि उन्होंने इनके जो सर सैयद के मजहबी अकायद थे, जहाँ उन्होंने रैशनलिज्म का जिक्र करते हैं, उसको उन्होंने बहुत जगह डिफेंड किया, मुदल्लल मद्दाही की है. और सर सैयद के ज़ाहिर है बहुत से ख्यालात ऐसे थे जो मजहबी सिलसिले में जो आम लोग हैं, जो आम अकायद हैं, उनसे मुतसादिम थे. वो नहीं अकीदे थे जो आपको हर जगह दिखते हो. सर सैयद ने ज़माख्शरी की तफसीर का मैंने उस दिन भी जिक्र किया, जगह जगह जिक्र किया. मुतज़िली अकायद थे,
और बहुत सी चीजें मैंने उस दिन आपको एक आध बात बताई थी मजहब के सिलसिले में। वो ये कहते थे कि जो अबरहा का पूरा वाकया है, जिसको कि मक्के में जाहिर है जो आए थे, आप लोगों को सबको पता है उसका अबरहा के वाकये को मैं दोहराता नहीं हूँ। सर सैयद का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये दो तीन जुमले उसके सर सैयद के सुन लिए। सर सैयद का कहना ये था कि जाहिर है कि जब वो आए थे अबरहा सना, वो जो यमन का अब उसका नाम है, वहां का क्रिश्चियन बादशाह था, जब वो आया तब उसमें जाहिर है उस जमाने में हज हो रहा था, हज का जमाना था, सब लोग अरफात के मैदान में जमा थे। तो अरफात के मैदान में पहुंचा तो जाहिर आपको पता है वहाँ पहाड़ियों पे है इलाका, तो वो सब अबरहा जब वो लोग ऊपर पहुंचे, सर सैयद ने उसकी तफसील लिखी और का अबाबिल का लिखा है कि अबाबिल नाम का कोई, सर सैयद का मैं कौल बता रहा हूँ, मेरा उसमें कुछ नहीं कहना, उनका नहीं इस तरह का कोई परिंदा इस नाम का नहीं है। और वो जिक्र है आदमियों को समझाने के लिए है कि ये लोग ऊपर पहाड़ों पे थे, तो जब ये नीचे से इनकी फौज गुजरी तो ऊपर से पहाड़ों से हमला किया गया, पहाड़ पे वो लोग तो उन्होंने पत्थर फेंके और पत्थरों की बारिश हुई, और इस तरह का जिक्र है। फिर उन्होंने ये भी लिखा, उसको मौलाना हमीदुद्दीन फराही ने भी उसको तफसील बताई और बताया कि एक तरह की गौरेला वारफेयर थी। और फिर जो ये कहा जाता है कि जब वो जाहिर उसको शिकस्त हुई अबरहा को, जब वो वहां पहुंचा तो उसके जो फौजी थे उनके तमाम आज़ा जो थे वो गल गए थे पत्थरों की यूरिश से। सर सैयद ने लिखा ये वो जमाना है, चैम्बरलैंड इंसाइक्लोपीडिया का जिक्र किया है और लिखा है कि वो जमाना था जब वहाँ चेचक की वबा फैली हुई थी। तो उसके जो लोग जो थे, जो फौजी थे जो मरे, उसका एक सबब ये भी था। इस तरह के बहुत से फिर उन्होंने जैसे उस दिन मैं जिक्र किया था हजरत मूसा के वाक़े का जिक्र किया, हजरत जिब्रील का जिक्र किया, वही का जिक्र है, मलाइका का जिक्र है, इन सब पे उनके बहुत ही रेडिकल व्यूज थे। इन सब को हाली ने बहुत तफसील से जिक्र किया और जगह जगह उसका जवाब भी पेश किया कि वर्क ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड क्या है। वर्क ऑफ गॉड तो जाहिर है दुनिया है जो कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही है, वर्ड ऑफ गॉड जो है कुरान है। ये दोनों में कोई डायकोटोमी नहीं है, कोई तजाद नहीं है, अगर है तो हमारी समझ का कसूर है। आग का काम अगर जलाना है तो हर एक को जलाएगी, चाहे जितना पायस हो, वो चाहे जितना गुनाहगार हो, चाहे जितना बड़ा मुत्तकी हो। तो मैं ये कह रहा था ये तमाम चीजों पे हाली ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की। वायसराय काउंसिल में उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की। हाली सर सैयद के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि टू नेशन थ्योरी के बानी थे, सिर्फ मुसलमानों की बातें करते थे। सर सैयद ने हाली ने इसका भी जिक्र किया और बताया कि जब वायसराय काउंसिल के मेंबर थे तो उन्होंने जैसे स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन बिल पेश किया, या जब उसके मेंबर थे पब्लिक सर्विस कमीशन की तो उन्होंने कहा कि आईसीएस में उम्र बढ़ाई जाए, दाखिले की उम्र बढ़ाई जाए, आईसीएस का इम्तिहान यहाँ हो। एजुकेशन कमीशन के सामने जो गवाही दी जिसमें जिस तरह की तस्वुरात का जिक्र किया, ये सब वो चीजें हैं जो सर सैयद को एक तरह का जो एक आप कह सकते हैं तंग नजरी, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करने वाला नहीं बल्कि एक कौमी जो एक तस्वुर था हिंदुस्तान की फलाह बहबूद का, उससे चीजों को सामने लाता है। फिर सर सैयद की तफसील उन्होंने तफसील से लिखा, असारुस सनादीद के बारे में बहुत तफसील से लिखा। ये उसमें जरूर लिखा कि उसके कुछ हिस्से जो हैं शुरू के, जो पहला एडिशन है जिसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी 114 खाके भी है, उसका कुछ हिस्सा सहबाई से उनका बड़ा ताल्लुक था, उसमें बड़ी लच्छेदार बहुत ही इंशा परदादी का नमूना है, कुछ हिस्सा सर सैयद ने उनसे भी लिखवाया था। इस तरह की बातें हैं। तो सर सैयद की जो तसानीफ है या सीरत फरीजा का भी जिक्र है जो उन्होंने अपने नाना की बायोग्राफी लिखी थी, या खुतबात अहमदिया का जिक्र है, लंदन में जो उनका सफर था, वो कैसे मुख्तलिफ कैम्ब्रिज देखने गए, ऑक्सफोर्ड देखने गए, ये पूरा तस्वुर आपको पूरे सर सैयद को जानने के लिए आपको हयात जावेद, सिर्फ लोग उसको कहते हैं किताबुल मनाकिब है, किताबुल मनाकिब या मद्दाही तो है उसमें जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन जगह जगह उन्होंने सर सैयद के की गिरफ्त भी की, जहां उन्होंने कुछ मजहबी अकायद के सिलसिले में और भी कई जगह उन्होंने सर सैयद के जो ये तस्वुर था, कौम का जो तस्वुर था, जहां उन्होंने कांग्रेस की मुखालफत की है। हाली का नुक्ता नजर सा बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाली का ताल्लुक एक शिबली के हाली के सियासी शऊर पे जज्बी साहब का पीएचडी थीसिस है, जो उन्होंने बताई है कि उनका सियासी शऊर क्या था और कैसे वो सर सैयद से मुख्तलिफ थे सियासी सतह पर, कैसे वो दूसरों को अलग करके देखते थे। तो लेकिन देखिए हाली ने बहुत चीजों का ख्याल रखा, बड़ी अच्छी, लेकिन उसमें कुछ तसाबुहात भी है। मैं दो तीन बातें आपसे अर्ज करता हूँ। जैसे हाली ने बहुत सी बातों का जिक्र किया, उनकी बहन का नाम लिखा,
सफियतुन्निसा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बायोग्राफी में इसकी एक अहमियत होती है। अब वो जो किताबें मैंने जब देखी और बहुत से सोर्सेज जब देखे तो सफियत के खतूत में मिला उनका नाम था उजैबतुन्निसा। फिर हाल ही ने लिखा कि इनके इनके जो अजदाद थे वो शाहजहां के हद में आए। उसके बाद जितने लोगों ने लिखा है सबने यही लिखा है। लेकिन हाल ही की अब ये 1901 में किताब छपी, सफियत की अपनी तहरीर मिलती है मुझे 1860 की, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अकबर के अहद में आए थे। और एक बात और है कि हयात जावेद जो है इसमें हाल ही ने खुद जिक्र किया, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ। ये 1885 में सर सैयद के पहली बायोग्राफी छपी थी, जेफ ग्राहम ने लिखी थी 1885 में। उसका नाम था लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सर सैयद अहमद खां। वो जब छपी तो सर सैयद के एक दोस्त थे, दतावली के रईस थे हाजी मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने कहा कि अब ये बायोग्राफी उर्दू में भी छपनी चाहिए। तो उन्होंने पहले शिबली ज़माने में आ चुके हैं 90 में, तो सर कहा और शिबली ने वादा भी कर लिया था कि बायोग्राफी लिखेंगे, लेकिन वो उसमें लिखा है, गजट में लिखा कि वो आ रहे वले करते रहे, हाँ करते रहे, लेकिन काम अंजाम नहीं काम अंजाम पजीर नहीं हुआ। तो फिर हाजी इस्माइल ने हाली से कहा, तो हाली ने कहा हाँ मेरे जहन में है, लेकिन अभी मुलाजमत में हूँ, जब मुलाजमत की मैं वहां से बजुज़्ज़म्मा हूँगा तब आऊँगा लिखूंगा। तो इस बीच में मुंशी सिराजुद्दीन एक साहब थे, नाहन पंजाब से 15वीं सदी रिसाला भी निकालते थे, उनको बुलाया और उन्होंने बैठ के यहाँ वो आए यहाँ और 6-7 महीने उनका क़याम रहा। उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब सर सैयद के पास जब गई तो सर सैयद को पसंद नहीं आई कि सबसे मेरी तारीफ है, तो किताब छपी नहीं। वही मुसव्विदा हाली के पेश नज़र था। हाली ने उसको जिक्र किया, मैं अपने दोस्त मुंशी सिराजुद्दीन का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मुसव्विदा में मुझे दिया। और रईस दतावली हाजी मोहम्मद इस्माइल का जिक्र है कि उन्होंने ये मुसव्विदा मुझे दिया, वो पढ़ा। तो हयात जावेद को अगर आप पढ़ें, पूरी तफसील से पढ़ें और देखें तो आप सर सैयद की जिंदगी का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पहलू हो जिसपे हाली ने तफसील से रोशनी न डाली हो। ये जरूर है कि उस जमाने के वो मेयार नहीं थे, क्रॉस रेफरेंस चीजों का नहीं है, यानी वो चीजें नहीं है जिनको दूसरे सोर्सेस से भी देखना चाहिए था। वो बात की चीजें हैं, वो हम लोगों ने या और मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने कोशिश की कि जहां जहां हाली ने, लेकिन उस जमाने के नुक्ते नजर से अब बहुत सी सुनी सुनाई बातें कि स्पेक्टेटर, वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने स्पेक्टेटर और टेटलर देखा और तहज़ीब अखलाक निकाल दिया। अब ये तो हाली ने सफीर ने भी क्या जिक्र किया, लेकिन देखिए टेटलर जो था वो बहरे जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील की तसानीफ उसके एडिटर थे, एक टेटलर था, स्पेक्टेटर था। ये 1735 और 1747 में बंद हुआ। वो सर सैयद 1869 में इंग्लैंड गए थे। इस बीच में 100 बरस से ज्यादा मुद्दत हायल है। तफसीर को अंग्रेजी नहीं आती थी, जगह जगह उन्होंने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लायक आदमी थे, अंग्रेजी जमाने में शुद्धबुद्ध थी, लेकिन उसको पढ़ना उनको शायद इतना नहीं था। उर्दू में लिखते थे, अगर अंग्रेजी में बोलना भी होता था रोमन में या उर्दू में लिखते थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, हयात जावेद में उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे बायोग्राफी लिखी जाए। हाली से अपने सर सैयद से ताल्लुक़ खातिर का शायद ही कहीं जिक्र हो, और कोई अपनी उसमें अपनी अजमत का बयान नहीं है कि मैं था और मुझसे ये कहा गया और ये बात बताई उन्होंने, वो ऐसा किया, ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये हाली की खास बात है। और दूसरी जो किताब है उनकी वो हयात सादी है। हयात सादी जाहिर है, बहुत मशहूर गुलिस्तान बोस्तां के जो खालिक हैं, पन्नामा और फिर उनके गज़लियात और क़तात, इन सब पे उर्दू में इस तरह की बायोग्राफी को बतौर सिंफ के तनकीद बहसियत तनकीद उन्होंने राइज किया, बतौर सिंफ के बहसियत बायोग्राफी एज अ लिटरेरी डिवाइस को राइज करने में हाली का बहुत अहम रोल है। हयात जावेद से जाहिर पहले ये छपी थी हयात सादी। तो सादी के बारे में अभी कहा यह जाता है कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने गार्डियन में एक आर्टिकल आया कि दुनिया में जो 100 इन्फ्लुएंशियल बुक्स हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई इतने सालों से, उसमें बोस्तान का नाम शामिल है। तो वो उन्होंने हाली ने पहली बार उसके बाद बायोग्राफी लिखी, और ये भी लिखा कि मजहबी लोगों पे तो बहुत लिखी जाती थी बायोग्राफी। फिर उन्होंने यूनान का जिक्र किया, यूनान के प्लूटार्क का जिक्र किया जो 2वीं सदी ईस्वी में गुजरा है, उसकी बायोग्राफी छपी है। हाली ने उसका जिक्र किया कि वो देखो छपी थी। फिर उन्होंने यूरोप के हवाले से अपनी हयात सादी के दिबाचे में लिखा है बहुत तफसील से, और बायोग्राफी क्या चीज होती है। ये कहा कि यूरोप में बायोग्राफी
तारीख की तरह एक तरह का फलसफा बन गई। सिर्फ शख्सी औसाफ हमीदा का जिक्र नहीं होता, बल्कि उस पूरे दौर का, उस पूरी लिटरेरी सिनारियो का, उस पूरे वर्ल्ड व्यू का जिक्र होता है। तो उन्होंने हाल ही के बारे में बहुत तफसील से लिखा और लिखा कि ये 17वीं सदी से इसमें जिक्र हुआ है। 17वीं सदी को लिखा है, इसका डेवलपमेंट हुआ। हाल ही के सिलसिले में उन्होंने जिक्र किया, फारसी तस्करों का जिक्र किया, फारसी में जो चीजें छपी थी उसका जिक्र किया। और एक हैरत की बात ये कि उसी जमाने में 1878 में यहाँ पे आपको पता है हिंदुस्तान में मार्क्विस ऑफ वेजले यहाँ थे, तो उनके जमाने में एक अंग्रेज आए थे, उनका नाम था सरगौली आया था। वो यहाँ पे फिर बाद में ईरान में सफीर बन के गया, कुछ दिनों यहाँ रहा और सादत अली खां का मुलाजिम भी हुए थे, वो लखनऊ में भी रहे थे। उन्होंने पहली बार अंग्रेजी में इनकी बायोग्राफी लिखी, हाली की, तो सादी की। तो ये सादी का असल नाम क्या था, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत से लोगों ने इसका जिक्र किया है। उन्होंने हयात सादी में कि पहला माखज़, फारसी में तो चीजें मिलती हाली देखते, लेकिन अंग्रेजी में जो किताब छपी वो भी हाली के पीछे नजर थी। फिर उन्होंने गारसा दतासी में जो जिक्र किया है हाली का, उसका सादी का, उसका जिक्र किया। और ये जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था गोरसा वली, इन्होंने ईरानी शोरा का तस्करा भी लिखा है और उसमें सादी का जिक्र किया है। और सादी के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो जाहिर है अल्लामा इब्ने जौज़ी के शागिर्द थे। और कुछ लोगों ने लिखा कि शेख अब्दुल कादिर, कई बायोग्राफर्स ने लिखा जिसकी हयात सादी में इन्होंने तरदीद की, तो ये लिखा कि ये जो थे, किसी ने लिखा कि अब्दुल कादिर ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर से ये साथी। अरे जनाब अब्दुल्ला साहब बंद कीजिए माइक, आपका बहुत देर से खुला हुआ है, म्यूट कीजिए। बहुत पहले उनका ताल्लुक था। और हाली जो थे वो शेख शहाबुद्दीन सादी जो थे, शेख शहाबुद्दीन परवर्दी से के साथ रहते थे। और फिर उन्होंने ये भी है, हाली ने सादी ने एक बार हिंदुस्तान का भी सफर किया। कुछ लोगों ने लिखा कि 4 बार जिक्र किया, गारसा दतासी ने लिखा 4 बार, लेकिन हयात सादी में हाली ने एक सफर का जरूर जिक्र किया और कुछ तहरीरों से साबित किया कि आए थे, सोमनाथ के इलाके में गए थे। और उन्होंने अमीर खुसरो से मुलाकात का भी जिक्र किया है। ये भी लिखा है कि अमीर खुसरो की जब पैदाइश हुई थी, देखिए यहाँ हाली का मुहक़्क़ाना बसीरत देखिए, वो कहते हैं जब अमीर खुसरो जब पैदा हुए तब वो हाली जो ये सादी जो थे वो 70-75 साल के थे। उसके बाद वो हिंदुस्तान कब आए, 100 साल की, जब जाहिर जब वो पैदा हुए तब वो 70 साल के थे, जब 20-25 साल की उम्र में तो जाहिर है मुंतहा कमाल को पहुंचे होंगे। तो 90 साल की उम्र में हिंदुस्तान का सफर उन्होंने नहीं किया होगा, ये सुनी सुनाई बात है। जरूर उन्होंने खुसरो के बारे में, खुसरो का कलाम देखा होगा, उसके बारे में कुछ इजहार किया है। और फिर उन्होंने फिर बहुत तफसील से सबका जिक्र किया है। सादी के बोस्ता और करीमा का जिक्र किया, पदनामा का जिक्र किया कि ये उनकी तसरीफ नहीं है, बोस्तान में क्या चीजें थी। और गुलिस्तान बोस्ता का बहुत तफसील से जिक्र किया, उनके पास क़सायद का जिक्र है, गज़लों का जिक्र है। फिर उन्होंने मुवाज़ना किया है उस ज़माने का शेख के तर्ज पे गुलिस्तान, उसी ज़माने में गुलिस्तान के तर्ज पर कई किताबें लिखी गई। अब्दुल रहमान जामी की किताब थी बहारिस्तान का जिक्र किया है। फिर उन्होंने उसी ज़माने के एक सवार थे मजदुद्दीन खूनी, उनकी किताब थी बहारिस्तान खारिस्तान। फिर हबीब खानी शिराजी की परेशान, ये 3 किताबें उस ज़माने में लिखी गई। वो हाली से मुतासिर होकर, गुलिस्तान से मुतासिर होकर। तो जब हाली ने उनकी बायोग्राफी लिखी तो इन तीनों किताबों का बहुत तफसील से जिक्र किया। तो देखिए कंपैरेटिव स्टडी क्या चीज होती है। तो एक ही मौजू पर अगर 3-4 लोग उसके बाद में लिख रहे हैं तो उसमें कैसी, उसमें सादी का इनफराद क्या था, इनफरादियत क्या चीज थी, हाली का सादी ने किस तरह से अखलाकी नुक्ते नज़र को फरोग दिया, इसमें बहुत तफसील से उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने उनके जो सादी के जो क़सायद हैं फारसी में, उसका जिक्र किया कि उनकी नस्ल में जो
नस्र में जो उनकी तसानीफ है उनका जिक्र किया। और हाली ने सिर्फ फारसी सोर्सेज मैं अभी जिक्र कर रहा था, हाली फारसी और अरबी के तो आलिम थे ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो अंग्रेजी सोर्सेज थे उनके, जैसे विलियम जोन्स, आपको याद होगा उस जमाने के, विलियम जोन्स ने क्या लिखा है सादी के बारे में, अपनी इस हयात सादी में उसका भी जिक्र किया। फिर चैम्बरलैन साइक्लोपीडिया में क्या लिखा गया इसका जिक्र किया। तो उन्होंने जो ये बायोग्राफी हयात सादी की जो लिखी, सादी की जो उनका असल नाम क्या था, वो किससे बैत थे, क्या उनकी पैदाइश थी, उनके उनके जो किताबें थी, उनका क्या इख्तिसास था, इस सब पे बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। मुझे नहीं लगता आमिर बहुत से जो चीजें हैं उसकी तरदीद की सोमनाथ में आए, और सादी ने एक वाकया अपना खुद लिखा है कि वो उनको बड़ा ताजुब हुआ था कि सोमनाथ में एक मंदिर है, मंदिर में हजारों लोग जमा होते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उसमें किसी दूसरे आदमी को इनको देखने का बड़ा इश्तियाक था, तो वहां गए और किस तरह से वहां रुक के उन्होंने पूरा वो देखा। और ये भी देखा कि उसमें एक सादी ने हयात सादी में लिखा है, सादी की तो तस्नीम ज़ाहिर मुझे फारसी बहुत शुद्ध है, जो सादी ने जो हाली ने लिखा सादी के बारे में, ये सादी के जिन चीज़ों का जिक्र किया। सादी एक अजीब व गरीब, यानी मुझे जो सादी के बारे में पढ़ने का मौका मिला, तो इब्न बतूता का तो लोग बहुत जिक्र करते हैं कि बहुत बड़े सयाह थे। हाँ, इन्होंने भी मेरे ख्याल में सादी भी असफार के मामले में उनसे कम नहीं थे। मिस्र है, शाम है, सीरिया है, लीबिया है, हिंदुस्तान है, ईरान है, उस जमाने में ज़ाहिर है हिंदुस्तान में तो सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब शामिल थे, इन तमाम इलाकों का उन्होंने जिक्र किया। तो ये बहुत यानी बहुत कसरत से असफार की है। तो उन्होंने जिक्र किया है सोमनाथ मंदिर का, उसमें जिक्र किया है कि साहब मैं देखता था कि जब बहुत दुआ होती थी तो जो एक मूर्ति का एक हाथ है, जब बहुत एकदम सब दुआएं जब बहुत मंत्र पढ़े जाते थे तो हाथ जो था वो मंदिर का वो एक हाथ की शक्ल में था, वो एक उठ जाता था। तो सब लोग बहुत वो होते थे कि देखिए ये कैसे मूर्ति का हाथ उठ गया। तो कहते मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, सादी ने लिखा है, ये हाली के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब देखा तो कहने मैं वहां रुक गया रात में, फिर मैंने देखा, मैं रुका रहा तो मैंने देखा कि मंदिर के नीचे गड्ढा, एक जीने हैं, जीने के नीचे मैं और आगे जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक पुजारी बैठा है, वो जब मौका आता है तो एक डोर से बंधा हुआ हाथ है वो खींच लेता है। उसके बाद एकदम से उसको पता चला कि ये उसने ये देख लिया, जाके बाहर कहेगा, तो फौरन उसके पीछे दौड़ा। फिर सादी ने लिखा है कि मैंने कहा कि अगर इसने किसी को बता दिया तो मुझे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो मैंने उसको जो पुजारी था उसको मार दिया और मार के वहां से भाग आया। इस तरह के बहुत से वाकयात आपको हर सादी के बारे में, यानी उनके जो शख्सी कवायद थे वो भी मिलेंगे कि उससे बैत थी, क्या उनका असल नाम था, इस सब का जिक्र किया है। और इसमें भी उन्होंने बड़ी, यानी मैं कह रहा था कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है, अरबी की रवायत क्या है, फारसी शायरी की क्या रवायत है, इन सब के तनाजुर में ये सिर्फ नहीं कि साहब सादी का इख्तिसास क्या था, नस्र की जो उनके तसानीफ है उसका जिक्र किया, तसव्वुफ से जो उनको ताल्लुक़ खातिर था वो जिक्र किया है। और ये भी वो जो आपने वाक़या सुना कि बहुत लिबास का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे, एक दावत में पहुंच गए थे और फिर लोगों ने कहा कि भाई उनको बुलाया गया, और फिर जब अच्छा लिबास पहन के आए तब उनकी पजीराई की गई, तो उन्होंने अपना चोगा जो था वो सालन में डिबो दिया। ये वाकया तो इस तरह से ये लिखा कि वो एक मनाजरा हुआ था, उसमें वो गए थे, कुछ गुफ्तगू हो रही थी, तो ये बैठे हुए थे, तो बहुत से लोगों ने सवाल किए, बहुत से सवाल हो रहे थे, तो ये भी कुछ बोले, तो उसका अरे तुम क्या समझोगे और तुम्हें क्या पता। ये बहुत बात जाहिर है, बहुत ही खराब लिबास पहने हुए थे, जो एक बहुत से उलमा का मजमा था। तो इन्होंने जो कुछ बात की तो बहुत उनको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समरी डिसमिस कर दिया। फिर थोड़ी जब और बहस बढ़ी, फिर खड़े होकर उन्होंने जो तकरीर की तो लोग बड़े मुतासिर हुए, और उन्होंने वो जो एक आलिम का जिक्र किया है हाली ने कि उन्होंने अपना जो अमामा जो था उठा के इनको जो है देने लगे, तो उनका नहीं ये गुलामी का औजार मुझे पसंद नहीं, मैं तो आज़ाद फितरत आदमी हूँ, मैं अपने तौर पर पढ़ता रहता हूँ। तो इस तरह की जो उनका फ़क्र दरवेशी की जो रवायत है, जो जिसका ताल्लुक सादी से है, उसका बहुत तफसील से उन्होंने जिक्र किया। फिर देखिए ये तो दूसरी किताब थी। तीसरी किताब उनकी जो और उससे अहम है वो भी बहुत ये हयात जावेद, फिर हयात सादी, फिर तीसरी किताब जो उनकी है वो भी बहुत अहम किताब है, वो यादगार गालिब है। याद देखिए गालिब तो अब इंडस्ट्री बन गए हैं, है ना, इंडस्ट्री बन गए हैं, और उस पर तमाम हजारों किताबें जो है इन पे छपी हैं।
सैकड़ों, अब तो हजारों में मैं कहूँगा मकाले छपे हैं। हर आदमी गालिब पे कुछ ना कुछ लिखने की जरूर कोशिश करता है। उर्दू में 2-3 लोग हैं, सर सैयद पे बहुत किताबें छपी हैं, मीर पे बहुत लिखा गया है, और इकबाल पे बहुत, और चौथे जो हैं ये गालिब हैं। ये दे हैव बिकम इंडस्ट्री, हर आदमी उस पर लिखता है। लेकिन यादगार गालिब का क्या इख्तिसास है? यादगार गालिब, जैसे मैंने कहा, जो सेमिनल वर्क है, पहली किताब है जिसमें यादगार गालिब को हर तरह से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। उनके जो, चाहे उनके गजलों का जिक्र हो, फारसी नस्र है, उर्दू नस्र है, काते बुरहान काते का जिक्र है, फिर उनके जो शख्सी चीजें थी, जो शख्सी कवायफ थे, कलकत्ते का सफर है, लखनऊ में उनका कयाम है, कैसे गए थे कलकत्ते के रास्ते में, बांदा पड़ा था, बनारस में उनका जो कयाम था, इन सब का सोर्स क्या है? इन तमाम चीजों का सोर्स क्या है? सोर्स जो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ हाली की तहरीर है, या खुद गालिब की अपनी तहरीर है, और उसका उन्होंने बहुत तफसील से जिक्र किया है। और जब वो लिखते थे हाली, तो वो तमाम चीज़ों पर नजर रखते थे। मैं हयात सादी का मैं जिक्र कर रहा था। हयात सादी में बहुत सी उन्होंने बातें लिखी। वो ये लिखा कि ये सादी के बारे में लिखा, क्योंकि उसका ताल्लुक दायरे भी इस पे भी आता, अकीदे से भी आता है, तो उन्होंने अकीदे से भी उसका ताल्लुक, उन्होंने लिखा कि तमाम लोग जो थे वो इस्माइली फ़िरक़े से, बड़े जो इस्माइली दाऊदी फ़िरक़ा है, उनसे बहुत लोग नफरत करते थे, लेकिन इनका उनसे भी ताल्लुक, सादी का उनसे भी ताल्लुक था, उनके भी इल्म की कदर करते थे, उनको अपने मेहमान करते थे। तो एक जो देखते कि रवादारी की जो रवायत थी, इसका हाली के जो और सादी के जो और बायोग्राफर है, मुझे नहीं लगता इसमें सबका जिक्र है। हयात मैं जिक्र कर रहा था यादगार गालिब का। यादगार गालिब में उन्होंने जो भी, यानी आप बहुत से गालिब की बज़ला संजी, लताइफ, इन सब का जिक्र किया जाता है, तो इन सब का अगर आप जिक्र करेंगे तो आपको इसमें इन सब का माखज़ जो है वो हयात गालिब है। हयात जावेद से पहले 1897 में छपी थी। 1897 में छपी थी, वो 400 सफ़े की किताब है, और 106 सफ़े में तो सफ़ैयद की ने पहला हिस्सा है हाली के सवानी कवायफ, और उनका जो शख्सी महासिन थे, उनके दौर के जो हालात थे, उसका जिक्र है। और बाकी 300 सफ़े में उन्होंने उनके अदबी कारनामों पे जिक्र किया है। तो उस जमाने में 300 सफ़े, 350 सफ़े लिखे उन्होंने, और उनकी जो नसरी तसानीफ थी, फारसी तसानीफ थी, और गज़लों के मजमुआ, फारसी जो उनका कलाम था, उन सब पे उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया है। और फिर उन्होंने वो भी हाली ने ये भी लिखा है कि वो कैसे शेर पढ़ते थे, अंदाज़े शेर खानी क्या था। मीर अनीस का अंदाज़े शेर खानी का जिक्र आपने पढ़ा होगा, मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने और नैयर मसूद ने जिक्र किया, मरसिया खानी का फन उनकी किताब है, उसमें भी जिक्र किया है। लेकिन हाली का अंदाज़े शेर, हाली ने लिखा है कि गालिब किस तरह से अशआर पढ़ते थे, उसका जिक्र किया है। फिर उन्होंने जो तकारीज़ लिखी, दीवान तुफ्ता पे जो लिखी, या आईन अकबरी का जो पहला एडिशन सर सैयद ने जो एडिट किया था, उस पर उन्होंने तकरीज लिखी थी, उनका क्या वो था। फिर काते बुरहान का जो जिक्र है। फिर देखिए, एक हाली ने यह भी लिखा कि गालिब के सिलसिले में कि उस जमाने में हज में लिखना बिल्कुल आम बात थी। हजवियात सौदा और तमाम जितने बड़े शायर थे सब हज में लिखते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि हाली ने यह लिखा है कि इन्होंने कभी कोई हज नहीं लिखी। ये बात भी बड़ी, उस पर उन्होंने तफसील से लिखा कि हाली ने क्या था, और बहुत से उन्होंने वाकया। फिर उनका दूसरा हिस्सा जो है उसका उन्वान है दीवान रेख्ता का इंतखाब। फिर उन्होंने गज़लियात, क़तात, रुबाइयात, नस्र उर्दू, उस पर इसका तारुफ किया है। फिर उसका बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं। फिर जो उनकी फारसी गज़ल थी उस पर बहुत तफसील से तबसरा है। गज़लियात फारसी का इंतखाब है। फिर उन्होंने, मैं तो ज़ाहिर फारसी मुझे आती नहीं तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, उन्होंने फारसी गज़लों पे, फारसी कलाम पे बहुत जोर दिया है। और उन्होंने नज़ीरी, ज़हूरी का जिक्र किया है। गालिब का एक तरकीब बंद है, उसका उन्होंने नज़ीरी के तरकीब बंद से जिक्र किया है, का मवाजना किया है और उसका लिखा है। और फिर जो नस्र का है, नस्र का अबुल फज़ल हाली की, गालिब की जो नस्र थी, फारसी नस्र थी, उस जमाने के जो अबुल फज़ल की नस्र से उन्होंने मवाजना किया है। शेख अली हज़ीर की नस्र से मवाजना किया है।
ظہوری کی نثر فارسی کا انتخاب بھی کیا ہے، اور ان تینوں جو بڑے لکھنے والے فارسی کے تھے، ظاہر ہے میں عرض کر رہا ہوں مجھے فارسی نہیں آتی تو میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ بتاتا نہیں ہوں، لیکن مجھے زیادہ ان کی نثر کی کیا خوبیاں ہیں ظاہر ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن حال ہی نے جب نثر کی خوبی بتائی، میں کہہ رہا تھا کمپیریٹیو اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے۔ یہ آج ہم لوگ ایک ہی شاعر کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک ہی ادیب کے بارے میں لکھتے ہیں، اس سے متعلق فاروقی نے بھی مطالعہ اسلوب کا ایک سبق ان کا بڑا مشہور مضمون ہے، انہوں نے جو غزل ہے ایک ہی زمین میں غزل ہے غالب کی اور سودا کی اور مذوق کی، تینوں غزلوں کا، یا ایک شاعر کوئی اور ہے اس کا انہوں نے مطالعہ کیا، تو یہ اس کے نقش کہاں ملتے ہیں؟ اس کے نقش وہاں ملتے ہیں جو جس کا تعلق حالی سے ہے۔ تو حالی نے جب نثر انہوں نے لکھی تو دیکھیے نثر میں بھی انہوں نے ابوالفضل سے میں نے ذکر کیا، علی حزین، ظہوری، یہ سب بڑے مشہور نثر نگار تھے فارسی کا، تو انہوں نے غالب کا اختصاص کیا تھا اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی غالب، یہ ظاہر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کی عقیدت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں فارسی کا سب سے بڑے مطلب نثر نگار اور شاعر جو تھے وہ غالب تھے، اور ان پر جو ہے وہ شیروئی ختم ہوتی ہے، اور یہ لکھا کہ ان کے ہاں غالب نے لکھا ہے کہ غالب کے حوالے سے لکھا ہے، غالب نے صرف فارسی دانی میں امیر خسرو کا ذکر کیا کہ امیر خسرو سے بڑا کوئی مطلب فارسی کا شاعر نہیں تھا، اس سے زیادہ کوئی فارسی نہیں جانتا، بلکہ انہوں نے لکھا کہیں کہیں یہاں نظیری کی بھی ٹھیک نکل جاتی ہے۔ اسی سے ظاہر ہے برہان قاطع کا ذکر ہوا تو انہوں نے ذکر کیا، قتیل کا تو ان کا نہیں، میں فرید آباد کے کھتری کو سند نہیں مانتا، پھر قاطع برہان جو ان کی کو اس زمانے میں انہوں نے پڑھا، کہ ان کو جہاں جہاں جو چیزیں ملی اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور ایک کتاب لکھی قاطع برہان، پھر دوسرا ایڈیشن اس کا دوسرے نام سے چھپا، اس پہ جو پوری کنٹروورسی ہے اس کا ذکر کیا۔ حالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب بات غالب کے بارے میں لکھی ہیں، بہت سی باتیں لکھی ہیں، دو چار باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ غالب جو ہے غالب پڑھتے تو بہت تھے لیکن انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی، یہ بڑی، اور لکھا میں 50 برس وہ دلی میں رہے اور کوئی انہوں نے مکان نہیں بنوایا، ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے، ایک کالے خاں کے مکان میں رہتے تھے بعد میں، اس کے بعد پھر گلی قاسم جان اور حبش خاں کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں رہے، مختلف مکانوں میں رہے، اور اس نے لکھا کتاب خریدی نہیں، ظاہر زمانے میں شاید کتابیں شاید اس طرح سے خریدنے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ ایک کتب فروش کے یہاں سے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے کہ وہ تھا ایک ملازم تھا ان کا، اس کا کام یہی تھا وہ لوگوں کو کتابیں کرائے پہ دیتا تھا، تو غالب نے بہت سی کتابیں، وہ روز دوسرے تیسرے دن ان کے پاس کتاب آتی تھی، کرائے پہ پڑھ کے واپس کرتے تھے، اور یہ بہت انہوں نے 50 سال دلی میں رہے تو کتابیں اس کا ذکر انہوں نے بہت تفصیل سے کیا ہے۔ اور پھر جہاں جہاں شخصیت کے غالب کے جو کمالات ہیں ان میں بہت سے اشعار، غالب کی جو دیوان میں فارسی دیوان کے سے انہوں نے کچھ غزلوں کا انتخاب کیا ہے، اس کے خواص انہوں نے بتاتے ہیں، اس کے کیا کیا ان کا انفراد کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے بہت تفصیل سے۔ اور ایک پھر اردو اشعار کے بہت سے اشعار کے انہوں نے معنی بتائے، جہاں ان کو لگتا ہے کہ شاید لوگ نہ سمجھ پائیں تو انہوں نے معنی بتائے ہیں۔ ایک آدھ جگہ ضرور ذکر کیا کہ انہوں نے ذاتی ملاقات، ایک ذاتی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا، اس شعر کے یہ معنی ہیں، 5-7 شعر ایسے ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ بڑا ویسے آتھر جو بتاتا ہے اپنے بارے میں یا اپنے شعر کے بارے میں بتاتا ہے، مجھے لگتا ہے بڑا مسلیڈنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں کچھ جو کہہ رہا ہے وہ کچھ ہے، جو ٹیکسٹ میں ہے وہ کچھ ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو لیکن وہ وہی نہیں ہوتا جو شاعر بتاتا ہے آپ کو اس شعر کے یہ معنی ہیں۔ تو حالی نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا، اور غالب سے متعلق بہت سے لطائف ہیں جن کا آپ سب ذکر سنتے ہوں گے، ان سب کا بھی ماخذ یہی ہے، یہی یادگار غالب ہے۔ لکھنؤ میں جب ان کا قیام تھا تو حالی نے اس پہ لکھا ہے کہ غالب تو بڑے بدلہ سنج تھے، تو انہوں نے یہ لکھا کہ ایک بار ایک تو دیکھیے ایک واقعہ وہ لکھا کہ میں نے بتایا کہ غالب جو تھے، غالب کو گرفتار کیا گیا تھا، جوئے میں گرفتار ہوئے تھے، 3 مہینے وہ جیل میں رہے، جب چھوٹ کے آئے تو جب کوئی ضمانت ہوئی چھوٹ گئے، رہا کیے گئے، بہت انہوں نے ایک مجسٹریٹ نے بڑی ان کی دل آسائی کی، تو بہت اس زمانے میں ڈسہارٹن تھے، وہ کہتے تھے میں اس قید سے بہتر ہے کہ میں اس قید دنیا کے قید سے چھوٹ جاؤں، اس طرح کا بھی کئی خطوط میں ان کا ذکر ہے۔ تو اب دیکھیے غالب کی بدلہ سنجی کا حالی نے ذکر کیا ہے
کہ وہ جب چھوٹ کے آئے تو کالے خاں جو اب سرائے کالے خاں وہی انہی کا علاقہ ہے، وہیں جا کے وہ کالے خاں کے یہاں ان کے ایک مکان میں کرائے پہ رہتے تھے. تو جب رہائی ہوئی تو کچھ لوگ مبارکباد دینے آئے اور غالب سے کہا کہ بھائی قید سے آپ رہا ہو گئے، بڑی خوشی مبارکباد، یہ خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے کہا میں گوروں کی قید سے آزاد ہوا، ایک کالے کی قید میں آ گیا. تو دیکھیے ان کالے خاں کے مکان میں تھے تو اس کا ذکر کیا ہے. کسی نے یہ پھر انہوں نے لکھنؤ میں جب ان کا قیام تھا تو زبان دانی کے سلسلے میں ذکر ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی آیا ان کے پاس جب لکھنؤ میں ان کا قیام تھا کہ یہ بتائیے لکھنؤ میں جب اپنے کو ذکر کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں، اپنے کو یا آپ کو کہتے ہیں، اور دلی والا کہے گا اپنے تئیں لوگ کہتے ہیں، ہے نا. اور یہاں تو ہم کہتے ہیں آپ کو. تو آپ کو کیا صحیح لگتا ہے؟ تو غالب نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح لگتا ہے، لیکن اگر آپ میرے بارے میں، اگر آپ میرے نسبت میں یہ فرمائیں کہ میں آپ کو فرشتہ خصلت جانتا ہوں. یہ آپ نے کہا کہ ظاہر اپنے تئیں کی جگہ کہا کہ اس کو مخاطب کر کہا گیا کہ آپ کو میں فرشتہ خصلت جانتا ہوں. اور اگر غالب نے کہا اگر میں جواب دوں کہ میں آپ کو کتے سے بدتر سمجھتا ہوں، تو یہاں آپ کو اگر میں اپنے کو کہوں گا تو پھر تو مطلب آپ یہ لگے گا کہ یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں سکتا میں آپ کو لگے گا یہ مجھ کو کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی بات تھی، تو سخت مشکل ہوگی. پھر اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بار بحث دلی میں لوگ رتھ جو چلتا ہے اس کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ رتھ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو یہ پتہ چلا، غالب سے کسی نے پوچھا تو غالب نے ظاہر اپنی بدلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس میں بیٹھنے والی خواتین ہیں تو رتھ مؤنث ہے، اگر مرد بیٹھے ہیں تو مذکر ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات انہوں نے ذکر کیا ہے. اور پھر نواب رامپور کا ایک ذکر کیا ہے. نواب رامپور کے ہاں نواب رامپور یوسف خاں تھے، ان کے یہاں گئے تھے وہی پینشن کے سلسلے میں اپنے گئے. تو خیر وہ کچھ دیر ان کے پاس ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کو نواب رامپور کو بریلی جانا تھا. تو جب جانے لگے تو انہوں نے کہا، غالب سے کہا کہ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. اب جو خدا کو سپرد کرتا ہوں جب کہا تو غالب کی جو بدلہ سنجی تھی، حصے مزاج میں پھڑک اٹھی. انہوں نے کہا کہ خدا نے تو مجھے آپ کے سپرد کیا تھا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ پھر مجھے خدا کے سپرد کر رہے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہی. ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں بھی ابھی جوائن کرتا ہوں. ایک منٹ میں ایک فون پہ بات کرتا ہوں. ایک سیکنڈ، ایک منٹ. آواز نہیں آ رہی ہے سر. ڈاکٹر شافی صاحب ایک منٹ، کال ریسیو کر رہے ہیں، کسی کا کال کر رہا ہے.
हाँ माफ कीजिएगा, असल में मैं वो असल में डीन हूँ, तो इस वजह से कुछ ऐसी एक काम था जिसकी वजह से मुझे बीच में जाना पड़ा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गालिब के बारे में, यादगार गालिब का क्या इख्तिसास है। तो मैं कह रहा था गालिब से मुतालिक बहुत सी चीजें हैं। गालिब से के जो नज़ला संजी है, अदब के तय इनका क्या रवैया था और अदब को किस तरह से वो चीज़ों को देखते थे। गालिब के बारे में उन्होंने बहुत तफसील से, जितने गालिब के लतायफ हैं, गालिब के बहुत लोग जिक्र करते हैं गालिब, लेकिन सबका माखज वही है, यादगार गालिब है। और ये कहा जाता है कि गालिब की मकबूलियत में अवाम, चाहे वो खवास हो चाहे अवाम हो, दोनों को मकबूल बनाने में इसका बहुत, यादगार गालिब का बहुत अहम रोल है। फिर उन्होंने देखिए सिर्फ गालिब की जगह जगह उन्होंने मद्दाही नहीं की है। बहुत से अशार में जहाँ मुग़लक़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या ताक़ीद लफ्ज़ी, ताक़ीद मानवी, इसका भी जिक्र उन्होंने जिक्र किया है। अपने बहसियत एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एक्यूटी, का भी जिक्र किया है कि उन्होंने गालिब की सिर्फ जहाँ जहाँ उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें उनको लगी कि उन्होंने शायद बहुत बात सीधी तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं या कुछ चीज़ें हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया है। और फिर उन्होंने जो जिक्र किया है, जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी बुरहान खाते के काते बुरहान, फिर साते बुरहान, तमाम किताबें छपी थी। तो पहले लिखा था कि एक ज़माने में जब गदर के हालात के बाद गालिब बहुत डिप्रेशन में थे, अकेले रहते थे, तब उनकी ये किताब उनकी नज़र से गुजरी। तो उन्होंने कतील की किताब के बारे में, जो लुगत है उसके बारे में बहुत सी, उनको पढ़ते पढ़ते उन्होंने याददाश्त से बहुत सी बातें मार की और उसको निशानजद किया, और बाद में वो किताब जो है छपी और बाद में उन्होंने किताबी शक्ल दी। तो अब उन्होंने जो एतराज़ात किए हैं उसमें बड़ा हंगामा हुआ। कल आपको पता है जब वो वहाँ थे, कतील के बारे में पूछा गया कलकत्ते में, तो उन्होंने कहा मैं अमीर खुसरो का बस कायल हूँ और किसी का कायल नहीं हूँ। तो ये जो पूरा वाक़या है इसकी पूरी तफसील आपको वहाँ मिलती है और उन्होंने जगह जगह मिसालें दी हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक हवाला दिया है कि साथ जैसे अंबरे अर्जानी, अब अंबरे अर्जानी के माने उन्होंने लिखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ के बारे में है। ये नात का जामी का एक शेर है, ये कतील ने लिखा है कि साहब इसके माने ये हैं। अब गालिब ने उस पर गिरफ्त की, उन्होंने कहा है कि अंबरे अर्जानी, उन्होंने ये कहा था, ये नहीं, ये कहा था रसूल मकबूल की जो जुल्फ थी वो बिल्कुल अर्जा नहीं थी। तो ये समझना, अंबरे अर्जानी, इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई अंबरे अर्जानी भी हो तो भी वो उसके आगे बहुत कमतर है। तो ये कहना कि ये अंबरे अर्जानी यानी बहुत अर्जा कीमत पे है, अर्जा है अंबरे अर्जानी, तो ये कोई तारीफ की बात नहीं है, बल्कि ये मेटाफर था जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये इसको इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता है कि आप उससे कह दें ये सिर्फ लुगत में इसके क्या माने हैं। उसके फिर उन्होंने शेर की तशरीह की। तो जगह जगह जहाँ उन्होंने कतील की गिरफ्त की उसका जिक्र किया है। और लेकिन हाल ही ने ये भी लिखा, देखिए सिर्फ जो पूरा जो कंट्रोवर्सी हुई, तो उन्होंने कहा क्योंकि हाली के गालिब के पास उस वक्त कोई किताब या कोई लुगत मौजूद नहीं थी, उनके सामने बहुत पेश नज़र नहीं थी, तो उन्होंने उसमें बहुत जगह जो जिक्र किया है मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने लिखा उस ज़माने में जो फारसी लुगात थी वो ज़ाहिर है, चाहे वो फिरंग रशीदी हो, चाहे वो फिरंग जहांगीरी हो, और चाहे वो सिराजुल लुगात हो, उसका बादशाह का उन्होंने जिक्र किया, ये सब हिंदुस्तानियों ने लिखी। हाली का कहना यह है कि उसी ज़माने में एक रज़ा अली खां ईरानी आलिम थे, उनकी किताब छपी थी फरंग नासरी, वो एक लुगत थी। हाली ने लिखा है कि गालिब ने उसको पेश नज़र रखा और उसकी बहुत सी उन्होंने मिसालें भी दी कि कैसे, सिर्फ ये नहीं कहा कि कोई मिसालों के बगैर बात नहीं की, बल्कि सिर्फ मिसालों के बात में जहाँ जहाँ उनको लगता है कि तसामो हुआ है गालिब से, उसका भी जिक्र किया, कहीं उनसे सह हुआ उसका भी जिक्र किया, और फिर ये भी बताया कि गालिब क्या नुक्ता नज़र क्या था। फिर गालिब के अशार का उन्होंने, बहुत से अशार का उन्होंने, जिसको हम आज कहते हैं तज्जिया किया, क्लोज रीडिंग की है मतन का, और सिर्फ मंशा मुसन्निफ का भी गालिब ज़ाहिर ज़माने में हाली जब लिख रहे थे तो आप शेर के हवाले में, शेर की जब तशरीह कर रहे होते थे तो उसमें ज़ाती हवाले क्या थे, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ज़िंदगी अपनी जब इस शख्स से गुजरी गालिब। अब ये ज़माने की जो गालिब को जो सऊबतों का जिक्र है उसका जिक्र है। इस तरह से उन्होंने चीज़ों को पढ़ा है, शख्सी हवालों से
अशार की तशरीह की है, जो आज शायद ज़्यादा इतनी कामयाब न लगे कि बहुत से वन टू वन रिलेशन नहीं होता, जिंदगी आदमी कैसी गुजारता है, शेर में जो नरेट करता है वो चीज़ अलग होती है, लाजमन उसका अक्स नहीं होता, ये सब बात के नज़रियात हैं। लेकिन हाल ही ने उसकी जो चीज़ पढ़ी है बेसिकली वो एक तरह का सवाने के हवाले से शायर को डिकोड करने की कोशिश की। कहीं कहीं ज़रूर उन्होंने एक वसी तनाजुर में चीज़ों को देखा है और यूनिवर्सल तरह से भी चीज़ों को पढ़ा है। तो फारसी की जो गज़लियात हैं उसका जिक्र है, नस्र की जो उनकी क्वालिटी है, और ये लिखा है कि वो जो आपको पता है एक उनकी किताब थी, दो किताबें छपी थी, माह नीम और बहरे नीम रोज़। तो माह नीम के बाद ज़ाहिर उनको असाइन किया गया था कि वो तैमूर ख़ानदान की का एक पूरा शिजरा, एक पूरी तारीख लिखें। तो माह नीम की हाली ने लिखा है कि माह नीम की तरकीब पे गालिब को बहुत फ़ख्र था। ये कहते थे ये उर्दू शायरी में या उर्दू नस्र में, उर्दू अदब में पहली बार मैंने ये तरकीब इस्तेमाल की है। और किसी ने इससे पहले होता था माह 2 हफ्ता कहा जाता था, या माह 14वीं के चांद को आप कहा था माह 4 दाह कहा जाता था, या माह 2 हफ्ता कहता था। गालिब ने लिखा है ये तरकीब मेरी खास तराशी हुई है। इस तरह की बहुत सी जो उन्होंने तराकीब बनी, तो ज़ाहिर नस्र में थे, नज्म में भी जो उनकी खास तराकीब थी उस पर उन्होंने जिक्र किया है। फिर जो उरूज से पे उनकी कैसी नज़र थी, उन्होंने जो बहूर का तनव्वु है, कहीं कहीं ज़हाफ़ात का जिक्र है, तस्कीन औसत का ज़हाफ़ क्या होता है, ये तमाम उरूज़ी जो उनके कुछ उरूज़ी इज्तिहाद भी किया था, ये सारी बहूर का पूरी बहस इस किताब में मौजूद है। तो ये अगर आप ये तीनों अगर आप चीज़ें पढ़ें, और चौथी दायरे जो चुप की दाद है, या मुनाजात की बेवा है, या मुसद्दस जिसके बारे में ज़ाहिर कहा जाता है, पाकिस्तानियों में कहा जाता है, बहुत सी मैंने पाकिस्तान में अंग्रेजी में किताबें देखी, उर्दू में भी लोगों ने इस पे लिखा है। एक तो सर सैयद को जोड़ते हैं तहरीक पाकिस्तान से कि टू नेशन थ्योरी से कहीं ना कहीं कुछ कोट देते हैं, और दूसरे ये कहते हैं कि पोइटिक जो इसका इकबाल का तो जिक्र बाद में होता है, वो कहते हैं मुसद्दस हाली में जिस तरह से मुसलमानों की जुबूहाली का जिक्र है, मुसलमानों के कौमी तशक्कुस का जिक्र है, ये गोया पाकिस्तान बनने की या मुस्लिम नेशनलिज्म की ये पहली किताब है, मुस्लिम नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश करने की। सर सैयद ने तो लिखा कि जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास मग़फ़िरत क्या है, तो मैं मुसद्दस को उसके सामने पेश करूंगा कि ऐसी किताब है। और ये तो मुसद्दस का जिक्र है, मुनाजात चुप की दाद है, मुनाजात की बेवा है, या बरखारुत है जो चार उनकी किताबें थी, उसके बारे में सैयदा सैयदैन ने लिखा है, मशहूर लिखने वाली हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं। उन्होंने ये लिखा है कि चुप की दाद के बारे में, बेवा की मुनाजात में, कि ये अजीब बात है कि उर्दू में जो पहली फेमिनिस्ट शायरी है उसको करने वाला एक मर्द था, उसका नाम था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो उर्दू के पहले फेमिनिस्ट पोएट कौन थे? वो हाली थे। तो उन्होंने जो औरतों की जुबूहाली थी और उसका जिस तरह से जिक्र किया, देखिए तो ये हमें यही समझा जाता है कि औरत की इमेज जो है बुलबुल गिरफ्तार की है, यानी तमाम सऊबतें उस पर गुजरती हैं, वो बेचारी चुप्पे वो करती है, सहती है। तो लेकिन जो एक सेंसिबिलिटी है, एक आपको फेमिनिज्म क्या कहता है कि औरत को भी बराबरी का हक है ना। ये औरत जो है उसको बराबरी का हक है, औरत को आप ज्यादा हक न दें लेकिन वही सब वो काम करें जो आप करते हैं, है ना। यही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म ये नहीं है कि मतलब आपको खाना ना पकाना पड़े। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो चीज आपके लिए ठीक है, मर्द के लिए ठीक है, जिस तरह मर्दों का जिक्र होता है उसी तरह इस्तेमाल होता है। मतलब बहुत आप सामने की मिसाल में दे रहा हूँ, अब आप मर्द को कहते हैं मिस्टर, है ना, मिस्टर शाफी किदवाई आपने कह दिया, है ना। तो ये आपको बताते नहीं है, ये आपको नहीं बताता मैरिटल स्टेटस के बारे में, नहीं बताता कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं। जब आप औरत का जिक्र करते हैं तो आप मिस कहते हैं या मिसेस कहते हैं। ये मैरिटल स्टेटस क्यों बता रहे हैं आप औरत का, है ना। ये बहुत मामूली सी मिसाल दे रहा हूं। तो ये फेमिनिज्म का जो पूरा तस्वुर है ये बराबरी का है कि जो चीज आपके लिए ठीक है, ठीक उसी तरह उसके लिए भी ठीक है। आप उसको आसमान पे न चढ़ाइए, लेकिन सब वो काम वो करने दें जो मर्द को मिलता है, जो औरत कर सकती। तो सैयदा सैयदैन ने लिखा है कि फेमिनिस्ट पोएट है, सिर्फ औरत की रूहानी का जिक्र तो सभी लोग, बहुत से लोगों ने किया, उसके बाद भी किया, लेकिन औरत का एक मकाम क्या हो, चाहे मुनाजात बेवा की मुनाजात पढ़े या चुप की दाद पढ़े, इन सब में जो औरत का तस्वुर है वो लगता है बराबरी का, इक्वल राइट्स है। जेंडर इक्वालिटी के क्या माने हैं उस जमाने का, जाहिर आज से
100 बरस 150 बरस पहले की बात है। तो जेंडर इक्वलिटी क्या चीज़ होती है, तो जाहिर है आज की शक्ल में जाहिर है बहुत बदली हुई चीज़ है, लेकिन उससे पहले की जो, तो अगर आप हाल ही की गज़लों पे आप पढ़ें, है जुस्तजू की खूब से खूबतर, कहाँ बड़ा मशहूर उनका शेर है, हाली जिस तरह की अपनी शायरी में एक तरह की अपनी नस्ल में जिस तरह की शायरी की वकालत करते हैं, उनका अगर आप दीवान पढ़ें, दीवान बहुत मामूली छोटा सा दीवान है, आप उसको ज़ाहिर आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, उसमें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल 9 क्लासिकी शायर नजर आएंगे। वही सब वो सब चीज़ें आपको नजर आएंगी जिससे उर्दू शायरी इबारत है। तो आप जब गालिब का कलाम पढ़ें, सौदा का पढ़ें, वही वही हिजर आसा आशिक है, फिराक नसीब आशिक है, उसकी जो वही ट्रायो है, आशिक है, और फिर रकीब है, फिर महबूबा है, ये जिसको कहते हैं एक तसलीस है, और फिर उसका वर्ल्ड क्या है, दुनिया कैसे उसके सामने आई। ये तमाम तमाम बिग क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान के जो बुनियादी सवालात हैं, उस पर तवज्जो करती है। तो बहसियत अगर आप हाली को देखें, तो बहसियत शायर भी अगर आप देखें, उनके गजलियात है जुस्तजू की खूब से खूबतर, कहाँ ये बड़ी मशहूर उनकी गजल है, इस तरह की बहुत सी गजलें आपको हम जिस पे मर रहे हैं वो, और बहुत से उनके अशार तो जाहिर नहीं सुन वो रहेंगे, जाहिर उसका इतना मौका नहीं, कुछ आप लोगों को बात भी करना और दीन की हैसियत से फिर मेरे पास कॉल आ रही है, मैं उससे बात करूंगा आपसे। तो मैं सोच रहा था कि ये अगर आप नटशेल में बताएं, तो हाल ही की जो आप देख सकते हैं उर्दू अदब में एक बहुत खामोशी शख्सियत है, यानी उर्दू की 2 असनाफ का मैं जिक्र करता हूँ, एक तो तनकीद है और बहसियत बायोग्राफी। तो तनकीद में भी एक मगरिब से कैसे इस्तेफादा किया जाए और तकाबुल कैसे किया जाए, मुख्तलिफ शोरा से तकाबुल कैसे किया जाए, जिसकी कोई मिसाल उर्दू में नहीं मिलती, वो हाल ही ने शुरू किया। और बायोग्राफी को बहसियत सिंफ के, बहसियत फलसफे के, जैसे तारीख को एक फलसफा बना दिया, इसी तरह उन्होंने 3 किताबें लिखी, और उसका इख्तिसास ये कि उन्होंने खास तरह की मारूजियत का ख्याल रखा, और अपना जिक्र उसमें बिल्कुल नहीं, उनसे जाहिर शादी में तो अपना जिक्र नहीं कर सकते थे, लेकिन हाली सर सैयद और गालिब से अपने और रवाबित का कहीं तो जिक्र होता। पूरी किताब आप पढ़ जाइए, 1000 सफ़े की दोनों किताबें हैं, ये तो 400 पेज की हयात जावेद तो 1000 सफ़े की किताब है, उसमें कोई हवाला नहीं है। ये हमको सीखना चाहिए कि बायोग्राफी कैसे लिखी जाती। जाहिर आज के ज़माने के उन्होंने जो कमियां हैं उसका जिक्र बहुत दबे अल्फाज में किया है, उसका जाहिर जैसा और भी जिक्र होना चाहिए था, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसको चीज़ों को देखना चाहिए था। अब गालिब डिफेंड उसमें यादगार गालिब में उनको डिफेंड किया है, उन्होंने बहुत सी बातें जो कतील के सिलसिले में लिखी उसकी कोई सनद नहीं है। अब उन्होंने लिखा कि नहीं साहब वो उनके पास क्योंकि कोई किताबें नहीं थी, तो जाहिर कोई जमाने में रेफरेंस नहीं था, तो उन्होंने याददाश्त से लिखा, याददाश्त आदमी की धोखा देती, तो जस्टिफिकेशन है। मुझे नहीं लगता कि बायोग्राफी में ये होना चाहिए, अगर गलती थी तो गलती थी, तो ये जस्टिफिकेशन भी हाल ही ने किया है, ऐसा नहीं है। तो ये कोई तरह से आप कह सकते हैं कि चीजें हैं। ये कहना कि हिंदुस्तान में कोई फारसी की उस तरह की लुगत नहीं थी, सब हिंदुस्तानियों ने लिखी, तो जाहिर है उसमें वो बात नहीं है। ये तो बात फिर भी किसी हद तक तस्लीम की जा सकती, लेकिन अगर आप हाल ही की पूरी शख्सियत पर नजर डालें, तो मुझे लगता है कि उर्दू में, उर्दू अदब को सरबतबंद बनाने में जो बहुत अहम लोगों ने जिन रोल अदा किया, उसमें हाली का नाम सरे फहरिस्त है हर सतह पे। हाली की तनकीद भी पढ़ें, अब आप दुनिया उससे बहुत आगे निकल गई है, लेकिन उसकी बुनियाद उन्होंने जो रखी थी अदब को, अदब के संजीदा मुताले के, सिर्फ रवादारी में, रवा रवी में आपने इजहार नहीं कर दिया कि उनका कलाम आ है, उनका कलाम वाह है, यही हमारी तनकीद पहले करती थी। हाली ने उससे नुक्ता इन्हराफ, अगरचे हवाले उसमें मिल्टन ने कहा लिखा सादगी असलियत जोश, इसका कोई सबूत नहीं, इसका जिक्र नहीं, ज़ाहिर ज़माने में हवाले देने का जिक्र नहीं था। मैं भी अर्ज कर रहा था, अभी जो सनतीद एकेडमी से हम लोगों ने जो किताब छापी है, उसमें कोशिश ये की कि एंड नोट्स के जरिए ये जो हाली के हवाले हैं, ज़ाहिर उनको इतना मौका नहीं था, हम वो लोग सब कोशिश करें कि जहाँ जहाँ वो हवाले हैं, हवाशी और तालीक़ात के साथ अभी वो किताब शाये हुई है, अमेज़न पे अवेलेबल भी है, तो आप देखें, ज़ाहिर महंगी किताब है, तो आप उसको, और उसमें जो गलतियां हो गई थी, बहुत सी चीजें थी, जैसे हाली ने एक जगह सनतीद के जिक्र में लिखा कि अशार जो है ये वो आही तखल्लुस करते थे, सनसीयत फारसी में अहमद भी तखल्लुस करते थे, आही की तो एक गजल एक नात मिलती है, अहमद ने भी ये देखिए ये गजल कही है, उसके ये 5 शेर हैं। मैं जब देख रहा था तो मैं एक फारसी के हैं हमारे कलीग, उनसे मैंने कहा था इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे कुछ लगा, दायरे में फारसी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ नहीं आती, लेकिन मुझे कुछ लगा, मैंने कहा एक बार चेक कर लो ये किसकी गजल है। अब देखिए ये हाली से पता नहीं क्या तसामो हुआ, वो पूरी गजल सिर्फ हाफिज की जगह अहमद है, वो पूरी गजल हाफिज के दीवान में मौजूद थी।
है ना। तो वो हमने अपनी किताब में उसका ज़ाहिर है, हो सकता है बहुत दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं, इससे कोई हाली की तखफीफ मकसूद नहीं है। मेरा ये कहना है कि हाली को, अगर आप हाली को पढ़ना, अब हाली के बारे में गुफ्तगू करना, तो अपने बारे में गुफ्तगू करना, अपने तहजीबी सरमाए के बारे में गुफ्तगू करना, और खुद को दरियाफ्त करना है। ये बायोग्राफी लिखने का ये आखिरी एक, अभी आपने शायद इंतजार हुसैन ने एक हकीम अजमल खां की बायोग्राफी लिखी है, वो बिल्कुल हाल ही की रवायत में, वो जाहिर है वो दूसरी तरह की नस्र है, लेकिन उसमें भी मारूजियत का खास ख्याल रखा गया है। तो बहसियत नक्काद, बहसियत सवाने निगार, बहसियत शायर, बहसियत शार गालिब, कोई सवाल हो तो आप। मोहम्मद नूर साहब, आपका माइक ऑन है। जी 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 फरमाएं, मुख्तसरन सवाल करें ताकि मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी जल्दी आपकी बात कर सकूं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर थोड़ा सा मजालिसुन निसा के मुताबिक थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा फायदा हो जाता। जी मजालिसुन निसा, हाँ, अब वो उसके बारे में तो देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू को महदूद किया था मैंने उनसे अर्ज भी किया था कि मैं मजालिसुन निसा का भी जिक्र आपने अच्छा किया, वो भी औरतों की जो फेमिनिज्म से मुतालिक है, औरतों का मसाइल है, यही मैं अर्ज कर रहा था कि फेमिनिस्ट पोएट है सॉरी, वहां भी देखिए औरतों के जो मसाइल हैं उसका जिक्र है। वो अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ें पानी ले लीजिए, पानी से देखिए, मजालिसुन निसा, चुप की दात, मुनाजाते बेवा, इन तीनों को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो 19वीं सदी की जो हिंदुस्तान की औरत है, 19वीं सदी और 20वीं सदी के ज़माने की, उसके क्या मसाइल है, खुसूसन जो एक ऐसी औरत जो मशरक़ की परवरदा है, उसको मजहब के क्या उसको हुकूक मिले हैं, हुकूक निस्वा क्या है, और फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये जो पिदरी निज़ाम है, उसके बारे में बहुत तफसील से, जाहिर उसके अशार पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन आपको एक पूरा नुक्ता नज़र मिलेगा कि ये उस ज़माने के ये औरतों के बुनियादी मसाइल। देखिए, जुबू हाली का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि उन्होंने दर्दनाक उनकी दास्तान लिखी, बेवा की दास्तान लिखी, मजालिसुन निसा में औरतों के मसाइल पे एक डिस्कोर्स बनाया, बल्कि मैं जैसे अर्ज कर रहा था, हाली ने ये देखा है कि एक पिदरी माशरे में औरत को बाइज्जत मकाम कैसे मिल सकता है, उसकी क्या सूरतें होंगी, उसकी निशानदही आज की तरह उन्होंने नहीं की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जरूर बताई है कि कहाँ कहाँ आपको आपका जहन उस तरफ जाना चाहिए। मजालिसुन निसा के बारे में मैंने जाहिर अभी भी दिमाग से मैंने उस दिन देखी थी, तो मुझे लगा कि मौज़ूआती सतह पे तो उसकी तशरीह हो सकती है, और वही मसाइल हैं जो आप जो और दूसरी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन बहरहाल मैं तीनों को पढ़ना चाहता हूँ कि कोई मर्द कैसे औरत की सेंस, अब ये कहा जाता, फेमिनिस्ट कहती हैं कि कोई मर्द जो है फेमिनिस्ट राइटर नहीं हो सकता, क्योंकि औरत होना एक तजुर्बा है ना। औरत होना एक तजुर्बा है, जिससे कोई आदमी जो औरत होने के तजुर्बे से नहीं गुजरा वो नहीं बयान कर सकता। ये बात ऐसी, जैसे दलित है, अब कोई दलित कहानी कोई गैर दलित नहीं लिख सकता, है ना। ये इंडिविजुअल तजुर्बा होता है, फिल्ट, लेकिन ये एक हद तक सही है। लेकिन आप दूसरों की तकालीफ का जिक्र करते हैं, या आप थोड़ी उसके मरकज में होते हैं, आप तो एक उसका बयान करते हैं। जब आप हकीकत का बयान कर रहे होते हैं तो हकीकत वो है जो आप देख रहे होते हैं। हकीकत क्या चीज है? हकीकत वो है जो आप जबान के जरिए खल करते हैं। हकीकत आसमान से नहीं उतरती। हकीकत क्या है? जो आप जबान के जरिए अपने कल्चरल जरूरियात को तकमील के लिए पेश करते हैं, उसको पेश करते हैं। तो हाल ही की ये मजालिसुन निसा हो, या चुप की दाद हो, या मुनाजात बेवा हो, ये 19वीं सदी की जो औरत है उसका एक नया मंजरनामा और एक नया डिस्कोर्स कायम करती है। आप जस्ट कमिंग। हाँ जी, और बताएं, और किसी का सवाल हो? जी सर, हम चेन्नई से डॉक्टर तैयब खरादी बोल रहे हैं। माशाल्लाह, आपने सर सैयद पर भी और हाली पर भी बहुत ही बसीरत अफरोज खुतबा दिया है। सर, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी नज़र में, चाहे वो सर सैयद हो या फिर आज का जो मौजू है हाली, इनमें क्या वो पहलू है जो आपके सामने अभी जो है ना ताज़ा आप उस पर तहकीक कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी तक रोशनी नहीं डाली गई? ये तो देखिए मुझसे मुताल्लिक सवाल है, आप इन दोनों के बारे में पूछे तो मैं बताऊं, है ना।
اب میں ظاہر ہے حالی کے بارے میں، حالی کی جو چیزیں ہیں میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت اہم کام ہے، لیکن اس کو حالی کو بھی ایک بار سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا، وہ جب کراس ریفرنس کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ حالی کی بہت سی چیزیں، ظاہر بہت بڑے آدمی، میں اتنی دیر سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، لیکن ظاہر اس زمانے میں جو آج کے جو تحقیق کے جو معیارات ہیں اس سے بہت سی چیزیں پوری نہیں اترتی، ہے نا۔ تو ایک طرح سے پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے حالی کو، بحث اپنے عقیدت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، لیکن جہاں جہاں ان سے چیزیں، بہت سی چیزیں میں نے ذکر کیا۔ اب یہ کہنا کہ صاحب وہ حالی لکھ رہے تھے تو ان کے سامنے کوئی لغت نہیں تھی، انہوں نے جو لکھا یادداشت سے لکھا، جو غلطی کی تو غلطی ہوئی، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ۔ یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو بس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سرسید کے متعلق تو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے سرسید کو اب پڑھا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت سی باتیں ابھی بھی سرسید کی ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور بہت سی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پلورل سوسائٹی میں، ایک تکثیری معاشرے میں آپ باعزت زندگی کیسے گزاریں۔ یہ میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا، سرسید کے اختصاص یہ نہیں کہ یونیورسٹی بنا دی، ہے نا، یونیورسٹی بنا دی، بہت اہم کام کیا، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ اکثریت میں بھی نہیں ہیں اور بادشاہ بھی نہیں ہے، جو مسلمانوں کی پوری تاریخ ہندوستان میں دیکھی ہے، اکثریت میں ہم کبھی نہیں تھے لیکن ہم اس میں تھے، بادشاہ ہمارا تھا۔ سرسید کو یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج آیا کہ صاحب ایک ایسا معاشرہ جو خاصا ہوسٹائل ہے، اس میں آپ کیسے زندگی گزاریں گے، اس کی حکمت عملی کیا تھی۔ اس کا ایک پارٹ علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام بھی تھا، لیکن اس کے بہت سے اور بھی پہلو ہیں، ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی کیسے بن رہی تھی، ان سب کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ کلیم الدین احمد کو ان کے جو نظریہ سر نقد کے تعلق سے متشدد نافذ کر کے قرار دیتے ہیں یا گردانا جاتا ہے۔ حال ہم کو حالی کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے سر کہ اردو کی پوری کلاسیکل شاعری کو ایک طرح سے مسترد کر دینا، لیکن ان کو یہ ٹیگ نہیں دیا گیا سر متشدد ناقد کر کے، تو کیا وجہ ہے؟ مطلب نہیں، حالی نے تو جو موضوعات کی سطح پہ انہوں نے ذکر کیا، لیکن کلاسیکی شاعری، جیسے میں کہہ رہا تھا حیات سعدی میں دیکھیے کلاسیکی شاعری کی کیسی انہوں نے پذیرائی کی ہے، یادگار غالب میں کلاسیکی چورا سے ان کا جوڑا ہے، اور کہیں انہوں نے وہ جہاں انہوں نے وہ عفونت کے سنڈا، وہ قصائد کا جہاں ذکر ہے وہاں ذکر ہے، لیکن کلاسیکی شاعری کو سادگی، اصلیت، جوش سے انہوں نے ضرور کیا۔ لیکن اب کلیم الدین احمد نے حالی کے بارے میں لکھا خیالات ماخوذ، فہم و ادراک معمولی، یہ ہے حالی کی کل کائنات۔ حالی کیا کلیم الدین احمد سے کم پڑھے لکھے تھے؟ اب اس طرح کی جملے لکھنا، جیسا اب انگریزی تھوڑی جانتے ہوں گے، ضرور وہ انگلینڈ میں رہے تھے، لیکن یہ فہم و ادراک معمولی، خیالات ماخوذ، یہ ہے حالی کی کل کائنات۔ ایک جملہ آپ حالی کا ایسا دکھا دیجئے، ہے نا، یہ حالی کے بارے میں لکھا انہوں نے، اور عاشق قدیم آبادی سب سے بڑے شاعر تھے، ہے نا۔ اب یہ حالی کیا آپ کو، یعنی یہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے قصائد کے سلسلے میں، غزل کے سلسلے میں جو مضامین ہے اس کا ذکر کیا، لیکن ان کو زبان کیسے بنی، زبان کی جو کلاسیکی رچاؤ ہوتا ہے، اس کی جو تراکیب ہے، اس کو انہوں نے کہیں رن ڈاؤن نہیں کیا، بس یہ کہا ہے کہ تقلید کرتے رہے ہم لوگ، کوئی نئے موضوعات نہیں لائے۔ اور کلر ہال رائٹ اس زمانے کے جو انجمن پنجاب کا مشاعرے کے جو موضوعاتی مشاعرے تھے اس کی تعریف میں ضرور لکھا۔ یادگار غالب میں بھی اگر آپ پڑھیں، یادگار غالب بہت بنیادی کتاب ہے، اس میں یہ بحثیں آپ کو نہیں دکھے گی۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم بھیا، جلدی مجھے کہیں جانا ہے۔ یہ کلیم الدین احمد صاحب جو ہیں، یہ غزل کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ ہاں بالکل سب جانتے ہیں۔ جی جی ہاں، تو کہنے کا مطلب کہ انہوں نے کہا لیکن غزل کی ترقی میں یا ان کے اس میں فروغ میں کوئی کمی تو آئی نہیں سر، نہیں نا آئی۔ اسی طریقے سے حالی کے بارے میں انہوں نے کہا، تو آپ کو اس متعلق جو ہے آپ کی کیا رائے ہے سر کلیم الدین احمد صاحب کے بارے میں؟ نہیں، ظاہر زمانہ بہت بڑا، زمانہ بہت ظالم ہوتا ہے، اس نے فیصلہ کرا دیا کہ کلیم الدین احمد نے کیا کہا تھا حالی کے بارے میں، اور حالی کیا ہے۔ یہی غزل کے بارے میں جو کہا تھا، ابھی پوری ہندوستان میں نہیں، ہندوستان سے باہر مختلف زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہے نا، اور وہ بھی خیالات جو تھا ان کا، وہ ظاہر انگریزی میں 2 کتابیں تھیں، اس کے حوالے سے انہوں نے اس زمانے کی باربرک پوئٹری کے بارے میں جو کہا جاتا تھا اس کا انہوں نے اطلاق کیا تھا اردو پہ۔ نہیں، کلیم الدین احمد صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے، ویسٹ کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے کچھ اپنے نقطہ نظر تھے، لیکن وہ بعد افter وہ انگریزی کے آدمی تھے، انگلش میں پروفیسر تھے، انگلش کے پروفیسر تھے وہ۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تو پٹنہ کالج میں تھے۔ ہاں بالکل، میں ان کی انگریزی میں ایک 2 کتابیں چھپی ہیں، ایک تو لٹریری کرٹیسزم پہ ہے جس کا انگریزی میں کوئی ذکر نہیں کرتا، ہے نا، بالکل، ہے نا، ان کی ساری شہرت اردو میں ہے۔
अंग्रेजी में जो बिल्कुल, क्रिटिक्स एतबार से मुझे लिखने का मौका मिलता है, मैं लिखता भी बराबर हूँ इंडियन लिटरेचर में बहुत जगह, तो एज ए क्रिटिक इंग्लिश में तो मुझे नहीं लगता असलू अहमद अंसारी का बहुत जिक्र होता है। जो इंग्लिश में जो ना। क्रिटिक जिन्होंने लिखा असलू अहमद अंसारी का जिक्र होता है, और आज के दौर में देखो तो मीनाक्षी मुखर्जी का जिक्र होता है, वी रामाकृष्णन का जिक्र होता है, हरीश त्रिवेदी का जिक्र होता है, हरीश नारंग का जिक्र होता है, लेकिन वहां कलीमुद्दीन अहमद कहीं स्टैंड नहीं करते इंग्लिश क्रिटिसिज्म में या इंग्लिश दुनिया में। जी हाँ सर, मामला यह है कि एक आदमी के एतराफ या एतराज से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। नहीं, अब बिल्कुल जैसे सही। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने नजीर अकबर आबादी को आसमान शायरी पर तनहा दरख्शंदा सितारा कहा, लेकिन हाँ, आज तक किसी ने उसकी पजीराई उस तरह से नहीं की। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी की बात जो थी उनकी सही थी, और नज़ीर अकबर आबादी को पजीराई मिली है, बहुत से लोगों ने उनका जिक्र किया है ना। ये बहुत कलीमुद्दीन अहमद ने दास्तान पे जो लिखा है वो बहुत अच्छा, बहुत काबिल कदर, हर चीज उनकी जाहिर है खराब नहीं है, दास्तानों पे जो उन्होंने लिखा है। इकबाल पे भी उनकी किताब उसी तरह की है, जैसे जैसे जो उन्होंने हाल ही के सिलसिले में जिक्र किया है वही इकबाल पे, इकबाल के सिलसिले में, लेकिन और बहुत से उन्होंने बहुत बुनियादी काम भी किए हैं जहाँ उन्होंने दास्तानों पे गुफ्तगू की है। वो दास्तान वाली किताब उनकी बहुत अच्छी है। फारूकी ने तो बहुत बाद में उस पर गुफ्तगू की, उन्होंने पहली बार गुफ्तगू की है। और जो गजल वाली जो तनकीद पे कुछ हिस्सा उनका बहुत अच्छा भी है, कई इंतहा पसंदी है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक नया नुक्ता नजर है, एक फिर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एक न्यू विज ऑफ एयर उनके साथ हमारे सामने आई थी। जी जी, और फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया शाफिक जी, भाई साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जानकारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चले गए सर, ठीक है सर। चले गए। चले गए, चले गए क्या? जी 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 चले गए हैं? हाँ, जी हमको जी कहीं जी जाना चले था। गए सर। आज नेप 2020 वाला है ना टेस्ट 3 बजे जी से? जी है 3 बजे से एग्जाम है है। जी। ये नब का आज टेस्ट है ना आज? हाँ, जी एनईटी का है। आज लगता है कि उर्दू फिर से वालों का 3:45। अरबी वालों का सारे लोगों का साथ एक साथ है शायद। सभी आज कॉमन है, आज कॉमन है, कॉमन, सबका साथ सारे आज सारे कॉमन है, फैकल्टीज कॉमन का है। है, कॉमन है। कॉमन। तो आज कॉमन हमको है। जैसे अरबी वालों का कल क्वेश्चन 15 था ना, अरबी वालों का जी जी कल जी। जी एग्जाम हुआ, तो हमको लगता लिंक है कि लिंक ग्रुप में भी, लिंक जो है वो ग्रुप में भी डाल लीजिएगा। जी जी फैयाज साहब यहाँ थोड़ा सा यहाँ हम पर तस्करा लिंक हमारे ग्रुप पे ही आता है या सर। डिस्कस नहीं ना, हाँ। करेंगे, हम वहाँ डिस्कस इसका करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। उस पर आप जी है उस जी पर जी बात की, उस पर बात कीजिए, आप उस पर बात कीजिए। हमारा यहाँ जो पर ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर्सनल, उस पर गुफ्तगू करेंगे जी जी इंशाल्लाह। जी जी, यहाँ पे ओके, स्किप थैंक करना यू। मुनासिब नहीं। ये ये यूं भी टेप हो रहा ये है, रिकॉर्ड है, ये अभी रिकॉर्ड भी हो रहा रिकॉर्ड है। हो रहा है, देख अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ठीक है सर, ठीक है। जी चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम सलाम। चलिए नेक्स्ट सेशन वालेकुम मिलते हैं। अस्सलाम। ओके, हाँ, थैंक यू। मिलेंगे मिलेंगे।
توفیق بورا صاحب میری آواز سن رہے ہیں کیا؟ فیصل صاحب میٹنگ لیفٹ کر سکتے کیا آپ؟